बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज है 17 अगस्त और मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं सबसे बड़े पाकिस्तान 92 पे बराह रास्त। और उम्मीद है आपका आने वाला दिन बहुत अच्छा हो। आज सुबह सुबह हम जब घर से निकले तो हल्की हल्की फुहार थी। फुहार होते होते जब हम ऑफिस के करीब पहुंचे तो वो मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई। और मूसलाधार बारिश ऐसी हुई कि आगे जो है नजर नहीं आ रहा था। तो हमारे काफी कोलीग्स ने जो है अपनी बाइक्स और अपनी गाड़ियां जो है साइड पे पार्क कर ली कि यार पहले रोड क्लियर हो जाए, पहले विजन क्लियर हो लाइफ में और रोड पे, तो फिर हम आगे बढ़े जिंदगी में। बिल्कुल। अब वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, इनके आगे खड्डे हैं और खड्डों में जब उनकी बाइक और गाड़ियां फंसती हैं तो फिर आगे बढ़ना और मुश्किल हो जाता है। तो जो हालात चल रहे हैं, खैर ये तो सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं। और खासतौर पर आज भी कराची में बारिश का सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है कराची में बारिश का सिलसिला, लेकिन सिलसिला एक और भी चल रहा है और वो है भारत की तरफ अगर हम जाएं तो दहशतगर्दी। आबी दहशतगर्दी। कैन यू जस्ट इमेजिन कि आप पानी के भी जरिए, ऑब्वियसली हमने सुना है पहले हिस्ट्री में भी भरी पड़ी है जनाब हमारी हिस्ट्री के, किस तरीके से पानी को रोक रोक कर जो है किस तरह वो जंगों को जो है और लोगों के साथ जुल्म किया गया। भारत ने आबी दहशतगर्दी इस तरह दिखा दी, नाला डैक में पानी छोड़ने के बायस ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। बिल्कुल। और नाले के हिफाजती जो बंद है वो टूट गए। 100 देहातों का ये बताया जा रहा है कि मसरूर से जमीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। फिर हजारों एकड़ धान की फसल जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गई। फिर 41,000 क्यूसेक करेला आने से ढोडा के करीब राब्ता सड़क भी बह गई है। दरिया रावी में भी भारत ने पानी छोड़ा है। फिर और कई मकामात हैं जहां पर पानी की सतह में इजाफा हो गया है। शादरा और हेड बलोकी में सैलाब के खतरे के पेश नजर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ये तमाम चीजें हैं। एक तो बारिशें हम ऑलरेडी देख रहे हैं, फिर उसके बाद ये आबी दहशतगर्दी जो कि भारत की हम हमेशा से ये देखते हैं, जब भी मानसून सीजन आता है ऐसी हरकतें की जाती हैं भारत की जानिब से। सीरियसली आप और कितना, मैं कहती हूँ कभी कभी आप लोगों की नहीं अपने खुद की नजर में कैसे खड़े होंगे एक बड़ा सवाल होता है। खैर बिजली के बहरान की बात हो जाए शाहजेब, थोड़ी सी क्यों ना हम एक प्लेजेंट खबर से स्टार्ट करें। बिजली का बहरान नहीं, वैसे ये वाकई प्लेजेंट खबर है। अगर ये आप देखें तो बिजली का बहरान की बात होती है और बात करनी बनती भी है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि बिजली का बहरान बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन दिनों बिजली की कीमत में इजाफे के साथ उसकी किल्लत भी तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज महंगी हो उसके इस्तेमाल में उसकी जो कदर है वो बढ़ जाती है, उसकी कदर करनी चाहिए। तो बताया ये जा रहा है कि आप के खासतौर पर जो आपका बिल होगा, यानी कि फी यूनिट मुतवक्के बिल है वो कितना होगा, इस हवाले से कैलकुलेटर नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया हुआ है। इसमें आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली के आलात पर कितने अखराजात हो रहे हैं इसका अंदाजा लगा सकते हैं और किन आलात के इस्तेमाल को अगर वो कम कर रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली सर शाहजेब अहमद साहब फरमा रहे थे कि बड़ी मुश्किल बात है ये। क्या बात है, बहुत टेक्निकल बात है। आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई एम टोटली विद यू इन इट, बट ऑनेस्टली अगर मैं इसका जो है वो निकालूं, लुब्बे लबाब निकालूं, वो ये है कि जनाब आप बिजली आज के वक्त में कैसे बचा सकते हैं, कैसे नजर रख सकते हैं, कैसे आप अलर्ट रह सकते हैं। और आपको जिस तरह हमने कल, याद है कल बात जब हम कर रहे थे तो जी वो एक बिल के पीछे कितना टैक्स हमारा जा रहा है। जरा अपना कभी बिजली का बिल जो है वो कोने में जो एक पॉकेट उसमें रखा हुआ, और टीवी के नीचे जो रिमोट है उसके नीचे रखा हुआ है, और टेबल पे जो आपने जो सेब है ना जो खाया नहीं था उसके नीचे जो रखा हुआ है, उसको उठा के जरा पीछे देखिए उस पर किस 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 तरह के टैक्सेस आप पे कर रहे होते हैं। और ये जो खासतौर पर वेब पे जारी किया हुआ है इस सेगमेंट में, जो हम एनर्जी सेविंग के हवाले से आपको बता रहे हैं, वो ये है कि आप अपने जो आलात हैं, बिजली के जितने भी आलात घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि कौन से आपके आलात कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इसके हिसाब से आप अपनी बिजली सेव कर सकते हैं। सर, कि जो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनको बंद कर दें। सर वन क्वेश्चन, लेकिन क्या ये एक्यूरेट होगा? ये इसके हवाले से भी बात आ रही है कि एक्यूरेट तो नहीं होगा, लेकिन क्या ख्याल है आपको क्या लगता है? खुदाई कसम मैंने नहीं बनाया ये। पक्की बात है, खा लो कसम। फिर ये हम एनर्जी एक्सपर्ट से पूछते हैं। एनर्जी एक्सपर्ट से पूछते हैं। बिल्कुल सही है जनाब। इसी पे हमारे साथ निकले, हमें ज्वाइन किया एनर्जी एक्सपर्ट असद महमूद साहब ने 92 के इस्लामाबाद स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग असद साहब, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन जी। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम सिर्फ इस्लामाबाद को कहते थे बारिशों का शहर, अब हम आपको बारिशों के शहर से जो है वो खुशामदीद कहते हैं। और हर शख्स इस वक्त जो है ऑब्वियसली बिजली की, असद साहब एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है कि बिजली के झटके उसको लग रहे हैं। और जिस तरीके से जो लोग परेशान हैं, किस तरीके से अपने बिलों में जो है वो कमी लाई जा सकती है, बिलों में मतलब अपने बिल्स में एक्चुअली, लेकिन लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा या हमें कुछ और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे? जी असद साहब, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, पूरा एक बजट, हर घर अपना एक बजट तैयार करता है और उसमें
जो है जो एनर्जी का एक सेगमेंट होता है, एक पोर्शन होता है, वो एक वाज़े उसमें अब लोगों को दिख रहा है कि वो आपका जो सेविंग्स हैं उस पर भी इम्पेक्ट कर रहा है। और घर में सिर्फ हम समझते हैं कि बिजली का ही बिल आता है, लेकिन इसके अलावा आपकी गैस भी एक तवानाई का सोर्स है। सिमिलरली आपकी जो ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल यूज़ होता है वो भी तवानाई का सोर्स है। लेकिन हमारी जो डिस्कशन का महवर है, अगर हम वो बिजली तक भी महदूद रखें तो उस पर ज़्यादा फोकस लोगों के अभी तक उस तरीके से नहीं जाता है कि कितनी अप्लाइंसेस कितनी वाटेज लेते हैं। जबकि एक आम बाइक और एक आम गाड़ी के ऊपर जब डिस्कशन होती है किसी भी बंदे से, तो एटलीस्ट उनको ये पता होता है कि 1 लीटर में उतनी उनकी गाड़ी, उनका बाइक कितने किलोमीटर जो है ना वो कवर करेगा। तो इसी तरीके से जो मेन इस्तेमाल है एक गाड़ी का, ट्रांसपोर्ट का, उसका मकसद होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना कम से कम फ्यूल सेविंग के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल सेविंग के साथ। तो सिमिलरली जो अप्लाइंसेस हैं, तो हमें अगर पंखा है तो पंखे ने हवा देनी है, कम से कम वाटेज के साथ कितनी ज़्यादा हवा देता है वो। सिमिलरली लाइट है, कम से कम वाटेज के साथ वो कितनी ज़्यादा लाइट देता है। जिस तरह आपके स्टूडियोज़ में यहाँ पर जहाँ पर मैं बैठा हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट आपने देखा होगा कि जो लाइटिंग इस्तेमाल होती है तो उसमें उसका एक वाटेज का एक अहमियत होती है। लेकिन आम बंदा जो एक घर में बैठा है तो सबसे पहले तो उसे इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि एक यूनिट बिजली का होता क्या है। वो सिर्फ मीटर के ऊपर देखते हैं एक यूनिट घूम गया, लेकिन वो एक यूनिट क्या है उसको एक बिल्कुल बेसिक इस्तिलाह में अगर डिफ़ाइन किया जाए तो वो ये है कि अगर आपका 100 वाट का बल्ब, जो कि आप किसी के घर में नॉर्मली नहीं पाया जाता, तो अगर वो 100 वाट का बल्ब होता तो वो अगर 10 घंटे मुतवातिर लगातार चलता तो वो एक यूनिट आपका बिजली का खाता है। या आपका अगर एलईडी का बल्ब आ गया है उसकी जगह, तो एलईडी का बल्ब अगर आपका 10 वाट का 10 दिन तक लगातार 10 घंटे चलेगा, अगर रात में या जब भी आप टाइमिंग देखते हैं, तो वो बिजली का एक यूनिट खाएगा। तो ये यूनिट्स के ऊपर नज़र रखना बिजली के मीटर में कि आपका योमिया यूनिट्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ से आपका सिलसिला स्टार्ट होना चाहिए। बाकी उसके बाद फिर मीटर्स आजकल जो लगे हुए हैं उसमें आपको बाकायदा पता लगता है कि उसमें इंस्टेंट लोड कितना आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगे हुए हैं ज़्यादातर सरों के घरों पे, तो वहाँ पर आप इंटरनल अपना ऑन ऑफ करके भी कुछ ना कुछ वहाँ से अपना एक आप अच्छा असद साहब, मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को आज थोड़ा गाइड करें इस हवाले से, थोड़ा सा बताएं कि अगर हम एक आम घर में, किसी भी घर में, एक फ्रिज तो नॉर्मली 24 आवर्स आपका चलता ही है, फ्रिज है, फिर और बहुत सारे ऐसे अप्लाइंसेज हैं जो कि नॉर्मली घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन से अप्लाइंसेज ज़्यादा जो है वो बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, और किस तरीके से बिजली जो है उसको सेव किया जा सकता है उन आलात को इस्तेमाल करके जो बिजली कम इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें आपका लिविंग जिस तरह बिहेवियर चेंज, आपका लाइफस्टाइल वो बड़ा मैटर करता है। नॉर्मली स्टार्टिंग तो ये होती है कि घरों की वायरिंग को भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया होता। एक तो इंटरनल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं, लेकिन अप्लाइंस की हद तक जहाँ तक बात है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो समर में लोड आता है घरों में वो आता है पंखों और एसी की वजह से। और पंखे जो हैं वो डेफिनेटली जो आजकल जो जितने घर बन रहे हैं हर साल आपके पास 1 मिलियन डोमेस्टिक कंज्यूमर ग्रिड पे भी ऐड होता जा रहा है, तो उसमें ये है कि जो आपके पंखे हैं वो मार्केट में एनर्जी एफिशिएंट पंखे भी आ चुके हैं, उनकी लेबॉर्ट्री भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। और पूरी दुनिया में एक डिफरेंट लेबलिंग रजीम्स चलती हैं, तो पाकिस्तान में भी रज़ाकाराना स्कीम है और PSQC के स्टैंडर्ड्स भी मैंडेटरी होने की तरफ अगर चले जाते हैं तो आम बंदे को जो अगर आम पंखा जो बिकता है 120 से 180 वाट का, तो वो जो और वो जब आप फुल स्पीड पे चलाएंगे तो 120 से 180 में चलेगा। तो जबकि कन्वेंशनल जो न्यू पंखे हैं या इन्वर्टर जिसे कहते हैं और टेस्टेड पंखे होने चाहिए मुस्तनद इदारों के, तो उससे क्या होगा कि आपके जो 65 वाट या 40 वाट में आपको हवा चाहिए। ये ना हो कि पंखा घूम रहा हो हवा ना आए। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड एयर एज वेल। सिमिलरली एयर कंडीशनिंग की बात कर ली जाए तो नॉर्मली हाँ जी, इसमें और फैक्टर्स ये होते हैं कि सबसे जो मैं अभी हालिया तौर पे मैंने घरों में देखा, सफाई वाले आते हैं लोग अगर घर में, तो सफाई तो आया वगैरह जो है नॉर्मली क्या होता है कि एक दफ़ा पोछा लगा के सारे घर के पंखे ऑन कर दिए जाते हैं। तो नॉर्मली बैकएंड पे क्या होता है कि घर में अगर कोई भी नहीं है तो जल्दी सुखाने के चक्कर में एक कॉमन मिस्टेक है जो कि आप अगर कोई भी घर पे नहीं है तो उसे नेचुरली आप ड्राई होने दें। इसी तरीके से आपके जो हाँ, तो ये कुछ चीज़ें जिस तरह ईद के दिनों में
जब या भी स्पेशल हॉलीडेज़ आते हैं तो पंखों की सफाई की जाती है नॉर्मल घर के अंदर। तो होता क्या है कि उसके एयर विंग्स को जो है ना साफ़ करने के चक्कर में बाद दफ़ा टेढ़े भी हो जाते हैं, तो आपके क्या है कि वो एयर फ्लो जो आपको यूनिफॉर्म चाहिए होता है वो नहीं आता। सिमिलरली घरों की डिजाइनिंग में आपको ये नहीं पता होता। साहब, आप इतने इन्फॉर्मेटिव सेशन है हमारा ये कि हमें इतना ज़्यादा सीखने को मिल रहा है आपसे। मैं 2 सवाल आपसे करूंगी और आप एक साथ ही आप भले जवाब दे दीजिएगा। एक तो ये सर कि हमारी छोटी सी हमारी अकल है, अब क्या कर सकते हैं हम चार्जर्स लगे छोड़ देते हैं, हम टीवी को स्टैंड बाय मोड पर छोड़ देते हैं या स्लीप मोड पर छोड़ देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने इस बात को भी सीखा, मैंने एक्चुअली हमारे एक सीनियर हैं, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा अगर आप एसी यूज नहीं कर रहे और बटन आप बंद करते हैं, उसका एडॉप्टर भी बंद करें, क्योंकि जब बिजली आती या जाती है या आपका कोई भी फ्लक्चुएशन होता है उससे आपकी एसी भी उड़ सकता है और आपकी बिजली भी जो है वो जाया हो सकती है। एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल सर मैं आपके जवाब के बाद करूंगी। हाँ जी, अच्छा, ये स्टैंड बाई लॉसेस जो हैं ये डेफिनेटली जितनी भी अप्लाइंसेज इलेक्ट्रॉनिक हम समझते हैं कि जी ये नॉर्मली अडॉप्टर्स होते हैं आपके, या टेलीविज़न एलईडी इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग जो कि अक्सर जो है ना वो हम पीछे से प्लग जो अनप्लग नहीं करते, तो इनको जो है ना आपका पाइथन लोड या आपको स्टैंड बाई लॉस लोड इनफैक्ट कहा जाता है। तो इसका ये एक बहुत बड़ा एक जो है इसका इम्पैक्ट आता है और हमें सेंसिटाइज, आप जिस तरह बात करें तो शो में सबसे अब तो लोग अप्लाइंसेस वैसे ही ऑफ करके बैठे हुए हैं, तो जो थोड़ी बिल्स जितनी मर्जी कंजर्वेशन कर लें तो क्योंकि अनअकाउंटेड और बाकी भी जो टैक्सेस की वजह से वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो अब यही थोड़े बहुत ये भी हरबे रह गए हैं कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी कि प्लगों को आप अनप्लग करें। मसला सिर्फ ये होता है कि उसमें वो जो एक डेली उतारना लगाना, थोड़ा सा बच्चों को ना कहें, बड़े इसको फोकस करें, खुद इसकी जिम्मेदारी लें, सेफ्टी एस्पेक्ट को जरूर मलूज़े खाते रखें। अच्छा साहब, हम थोड़ा सा इसको हम इस तरह क्लियर करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हमने बिजली कैसे बचानी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो खैर और भी बड़े मसाइल हैं कि लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हम एक पंखा या 2 पंखे इस्तेमाल करते हैं फिर भी हमारा 8-8, 10-10 हज़ार रुपये बिल आ जाता है, कभी इससे भी ज्यादा आ जाता है। तो खैर हमारे यहाँ तो कई किस्म के मसाइल हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सी 3 टिप्स हैं जो हमारी ऑडियंस के लिए बड़ी आसान हो जाएंगी समझने में, कि अगर वो इनको फॉलो करेंगे तो वो अपनी एक बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बचा सकते हैं। जी, इस सीज़न में ख़ास तौर पे जो है आपका जिस तरह एयर कंडीशनिंग इज़ नंबर 1, आप उसकी टाइमिंग को मैनेज करें, आपने उसके जो उसकी सर्विसिंग या उसके जो फ़िल्टर है उसको ज़रूर साफ़ करके रखें। और क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है और आपको ह्यूमिड कंफर्ट जोन लेकर आने के लिए, तो बाद दफ़ा ये होता है कि जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाए तो आप यू कैन ऑल्सो स्विच टू योर फैन मोड एज वेल, कमरे का पंखा ऑन कर लें तो रात को आपको यू कैन बी कंफर्टेबल इन दैट वे एज वेल। तो यू हैव टू स्विच बिटवीन द अप्लाइंसेस और आपकी टेम्परेचर सेटिंग जो है ना, दैट्स वन ऑफ द थिंग। सिमिलरली आपके जो रेफ्रिजरेटर्स की बात आ जाती है जो कि पूरे घर में जी, आई एम सो सॉरी, मैं एक सवाल और जरूरी करें, हम साथ समझने की कोशिश भी करें, वक्त की भी किल्लत है और बहुत कुछ सीखना है इस वक्त आपसे। एक सवाल जहन में जो बहुत मेरे रहता है, आज नहीं आया, मुसलसल रहता है, एक नॉर्मल बल्ब लगाना, एक एनर्जी सेवर कैटेगरी का लगाना या एक एलईडी का लगाना। हमारे घर में हमारे बड़ों या काफी लोग इस फर्क को नहीं समझ पाते हैं कि एक नॉर्मल लाइट लगाने की बिजली या एनर्जी सेवर कैटेगरी की लगाने की बिजली या बल्ब या एलईडी का में जमीन आसमान का फर्क है। उनको वो नजर आता है कि भाई इतनी रोशनी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि बिल कितना 50% से भी लेस हो गया। आप प्लीज वो एक आम इंसान के लिए समझा सकते हैं? आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। जी बिल्कुल। देखें जो है आपके एलईडीज़ हैं या ख़ास तौर पे एलईडी ट्यूब लाइट्स आ चुकी हुई हैं, 20 वाट की होती हैं वो, जो कि किसी ज़माने, और ये मुतबादिल हैं 100 वाट का या आपके 60 वाट के एनर्जी सेवर्स या 24 वाट के जो एनर्जी सेवर हैं उसके मुतबादिल आ चुके हैं। और एलईडी लाइट्स में मैं तो ये आम बंदे को ये सजेस्ट करूँगा कि दुनिया में टास्क बेस्ड लाइटिंग आ गई। ये नहीं कि आप एक ही लाइट को हर जगह इस्तेमाल करें, अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ाई वाली जगह पे अपनी स्पेसिफिक लाइट लगे, लेकिन आम बंदा इतने ज़्यादा बारीक बीनी में नहीं जाता। तो ये है, गुजारिश यही है कि अगर आप सिंपल एलईडी लाइट्स पे भी आते हैं, और एलईडी लाइट्स भी
इस नौइयत की कि जो क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लाइट आंखों के लिए नुकसानदेह भी बन जाती है, और इस वजह से लाइट की जो 3 चीज़ें देखने वाली हैं उसमें आपके LED लाइट्स में कि आपका वो कूल मतलब नॉर्मली 5000 लाइटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि वो सफ़ेद लाइट ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, वो उसका एक कलर टेम्परेचर होता है। सिमिलरली एक होता है कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक कलर टेम्परेचर होता है जो कि, और एक CRI होता है, मतलब ये कि जो आप जिसका मतलब जिसका एक स्केल लिया जाता है कि जब आप सनलाइट में जाते हैं तो आपका जो कलर कपड़ों का दिख रहा है वही आपको नेचुरल लाइट में दिखे, जो नॉर्मली फंक्शंस में या स्टूडियोज़ में आप देखते होंगे तस्वीर, तो वो CRI ज़्यादा होना चाहिए, 80 से ज़्यादा। सिमिलरली आपका कलर टेम्परेचर और कम से कम वॉटेज होगी तो आपका ग्रिड, आप अपना बिल कम करेंगे, बल्कि आप जो लोड जो ग्रिड पे पड़ रहा है उसको भी खातिर खा कमी का बायस बनेंगे, क्योंकि हर घर में सिर्फ एक पंखा और एक लाइट सबसे कॉमन यूज्ड अप्लायंस है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका असद साहब, असद महमूद साहब, आप हमारे साथ थे और आपने वो तरीके बताए मेरे ख्याल में जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपनी बिजली को बचाया जा सकता है, कम इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये अब बड़ा ज़रूरी हो चुका है। जितनी ज़्यादा महंगी हो गई है इस वक्त बिजली, उसमें ये बड़ा मुश्किल है कि आप अपने बिल को कंट्रोल करें। माया, बिल अचानक कहीं से कहीं निकल जाता है, बिल भी कहीं से कहीं निकल जाता है और हमारा दिल यहाँ से निकल के कहीं बाहर चले जाता है, 7वें आसमान में चले जाता है, लेफ्ट से राइट पे आ जाता है और प्लूटो पे चले जाता है, जो कि दोबारा दरियाफ्त हो चुका है। खैर एनिया, थैंक यू सो मच असद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और इट वाज वेरी मतलब सच्ची में आप बहुत सीखने को, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। आप लोग वफा ले लें। हाँ तो क्या सबसे पाकिस्तान में शाज़ेब और माही के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। हम अभी वक्फे में हमने अपनी पहले लड़ाई कर ली, फिर हमने दोस्ती कर ली, क्योंकि क्या करें हम घर में तो बहन में लड़ाई होती है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो इस वक्त हमारी बहस का मौजू बना हुआ है ना, इसका मुंह बन जाता है बारिश को लेकर और मैं खिलटती हूँ। मुझे बारिश से कोई मसला नहीं है, मुझे बारिश कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, मुझे बारिश बहुत पसंद है। लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है जब बारिश हो जाती है और उसके बाद हम सड़कों पर मसाइल देखते हैं। कल रात को सबके मसाइल हैं। हाँ, कल रात को मैं अपने दोस्त के साथ निकली हुई थी और उसके बच्चों को कोई बुक शॉप पे कोई काम था, तो रोज रात को निकल रही है दोस्तों से, अच्छी बात नहीं है, वो बड़ा नजर रख रहा है भाइयों के तरफ, चुप कर। तो उसके बाद क्या हुआ कि जनाब हमने देखा बुक शॉप पे गए, हमने कुछ टेप और स्टेशनरी वगैरह ली और हम वापस आए। मेरी दोस्त मेरी सवाल करती है, ये देखे ये बारिश जाती है, ये बारिश कब बंद होगी, बारिश क्यों रुकेगी? तो मैंने उसकी तरफ मुंह मोड़ा पूरा 180 मैंने ना, मैंने कहा 1 सेकंड, तो नहीं घूमा नहीं पूरी 360 नहीं घूमा, चुड़ैल दो रही हूँ। तो उसके बाद जो वो कहती है नहीं क्या हुआ, मैंने कहा देखे भाई बारिश से प्रॉब्लम नहीं है, आपके इंतजाम से प्रॉब्लम है। अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो वो वाली बात है कि आप बाहर निकल जाएगा, ठंड लग रही है तो भाई कपड़े भी पहाड़े सी, तो फिर वो वाली बात होगी ना। आप बारिश से तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपके इंतजाम से प्रॉब्लम होनी चाहिए। खैर एनी हाउ सब बारिशों का सिलसिला जारी है। सुबह हम उठे, अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ। और मूसलाधार बारिश हो रही है इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं। और ये नया स्पेल कितना ताकतवर है ये भी हमें जानना है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल बारिशों का सिलसिला थम नहीं रहा है, खासतौर पर कराची में और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में। पंजाब में भी खैर बहुत बारिशें हुई हैं, लेकिन फिर भी इतनी कॉन्टिन्यूस बारिश हमने जो कराची में देखी है, मैंने खैर ये पिछले 3-4 सालों में नहीं देखी कि मुसलसल हो रही है। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते 1 महीना तो हो चुका है ऑलरेडी, 1 महीना हो चुका है और आया जा रहा है कि आज भी शहर में मूसलाधार बारिश है और हमें घर भी वापस जाना है। तो हम ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला हम जल्दी से खैर से पहुंच जाएं घरों को। कितना स्पेल ताकतवर है, कितना नहीं है, कब तक चलेगा, नेक्स्ट स्पेल कब तक आएगा, वो कितने दिनों का होगा, हाउ शुड बी प्रिपेयर्ड। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज साहब, उम्मीद से होंगे। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल शाम से जो है वो एक्चुअली ऐसा लगने लगा है अब तो सरदार सरफराज साहब कि हम पाकिस्तान में है ही नहीं। हम जैसे कि वो जो हमने थाईलैंड मलेशिया का मौसम हमेशा देखा है, मालदीव का देखा है, हमें ऐसा लगने लगा है कराची माशाल्लाह से कि बादल भी हैं, कहीं कहीं फुहार होती है फिर रुक जाती है, फिर फुहार होती है फिर रुक जाती है। लेकिन कल से तो काफी ज्यादा शुरू हो गई सरदार साहब। तो आज सुबह से बारिश और ठीक ठाक बूंदाबांदी हो रही है। कब तक रहेगा ये स्पेल, कितना स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथ पकड़ेगा या ऐसा रहेगा? जी, इसने अभी और स्ट्रेंथ पकड़नी है, इसलिए कि अभी तक ये जो लो प्रेशर है, हवा का कम दबाव, ये वस्ती भारत पे था कल और आज जो है थोड़ा आगे मगरिब की जानिब मूव करके राजस्थान पर मौजूद है, सिंध के बिल्कुल बाहर राजस्थान पर।
ईस्ट में, और जाहिर है उसका फैलाव यहाँ तक आ रहा है, तो उसकी वजह से ये जो सुबह बारिश हुई है, गुज़श्ता रात बारिश हुई है सिंध के बेशतर इलाकों में, तो उसका सेंटर अभी अगले 10-12 घंटे बाद सिंध पर आएगा समझ लिया। तो और ज़्यादा तेज स्पेल मुतवक्के है आने वाली रात को, कल का दिन, और मेरे ख्याल में परसों तक एक्सटेंड कर जाएगा सिंध के बेशतर एरियाज में। 2 दिन अभी मजीद हैं जी, आज का दिन भी मिलाएं तो 3 दिन का स्पेल है। सरफराज साहब, ये तो स्पेल है, लेकिन जैसे कि अब बार बार ये बातें सामने आ रही हैं, जरा आप इसकी प्लीज वजाहत कीजिएगा कि आने वाले वक्त में सितंबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में भी पॉसिबिलिटी है कि बारिशें ऐसी चलती रहेंगी? पॉसिबिलिटी तो है जी, क्योंकि मानसून आपको पता है कि कम से कम इस तक 15 सितंबर तक तो चलता है, लेकिन ये कि शिद्दत बतदरीज फिर कम हो जाती है। इसमें जुलाई और अगस्त की निस्बत सितंबर में शिद्दत कम होती है उसकी। मानसून हवाएं आती तो हैं, लेकिन इतने जो है ना स्ट्रांग लो प्रेशर एरियाज मूव करके नहीं आते हमारी साइड पे। अच्छा सर, आप भी नोट कर रहे होंगे इस बार हम कराची में कुछ ज्यादा बारिशें देख रहे हैं आपके ख्याल में, अगर हम कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर से, या 2 साल पहले से, या 3 साल पहले से? जी बिल्कुल ज्यादा है, न सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में, बल्कि पूरे सिंध और बलूचिस्तान में, खासकर पूरे साउथ पाकिस्तान में मामूल से बहुत ज्यादा बारिशें हैं इस दफा मानसून की। वैसे तो शुरू में जून में हमने एक जो एडवाइजरी इशू, आउटलुक इशू किया था, उसमें कहा था कि मामूल से ज्यादा होंगी, लेकिन इतनी ज्यादा होंगी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सपेक्ट नहीं किया बिल्कुल। सितार साहब, अभी जिस तरह आपने बताया था, पहले भी आप आए थे, आपने कहा था कि ये स्पेल रहेगा और ये तकरीबन 17-18 तक रहेगा, फिर आपने ये भी कहा था कि आगे जाके फिर एक नया स्पेल आ रहा है, उसके बारे में जरा बता सकते हैं कि ये कब तक? आपने कहा कि फ्राइडे तक अगर रहेगा, तो उसके बाद का स्पेल कौन सा आ रहा है? देखिए ये स्पेल जो है ये कुछ एरियाज में तो लोअर सिंध के कुछ एरियाज में 18 तक उसका रहने का, परसिस्ट करने का इम्कान था, और सेंट्रल सिंध और अपर सिंध और फिर इसी तरह बलूचिस्तान में 19 तक। अच्छा। लेकिन लग रहा है कि पूरे सिंध में ही तकरीबन हो सकता है 19 तक बशमूल कराची 19 तक ये सिलसिला चले, और बलूचिस्तान में तो 20-21 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 21 तक एटलीस्ट जी। और उसमें फिर 20-21 हो सकता है 2 दिन की इसमें गैप हो, 2 या 3 दिन की कह लें आप। तो 23-24 को एक अगला स्पेल आता हुआ दिखाई दे रहा है सिंध की हद तक, अगर हम बात करें, और इसी तरह से बलूचिस्तान की हद तक और जनूबी पंजाब। सब बिल्कुल, मैं बलूचिस्तान का थोड़ा जिक्र करना चाह रहा था कि वहाँ पर हालात कुछ इस किस्म के हो गए थे कि आपका ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या चांसेस हैं बारिशें एक बार फिर वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमने माजी में देखी हैं, एक बार फिर होने जा रही हैं? वहाँ तो मुसलसल चल ही रहा है जी स्पेल, थोड़ा सा ये कि उसकी शिद्दत में कभी कमी आ जाती है 2 दिन के लिए जी, लेकिन अभी मुसलसल चल रहा है। और ये जो अगले 2 दिन में बता रहा हूँ ना आपको, 19 और 20, खासकर 19, 20, 21, ये 2 से 3 दिन ऐसे हैं कि उसमें ज्यादा शिद्दत आएगी। अल्लाह रहम करे। यानी कि नेक्स्ट वीक फिर अगला स्पेल की हम जो है वो तैयारी पकड़े। सरदार साहब, अब तैयार क्या होते हैं? अब तो ऐसा लगता है अलगनी पे सूखने वाले कपड़े की तरह हो गए, जब आए बारिश आ जाए, और फिर हम जब बारिश नहीं आएगी तो सूख जाएंगे, ऐसा लगता है अब तो सरफराज साहब, ये जरूर बता दीजिएगा, क्या इस बार कराची में सर्दी भी जल्द आने वाली है? यानी कि जल्द से मुराद ये है कि इस बार ऐसा हो सकता है कि हमें नवंबर के एंड में कुछ ठंडी हवाएं ज्यादा फील हो? देखिए सर्दी किस वक्त आएगी ये कहना तो अभी से कहना कब वक्त होगा, लेकिन जिस साल अमूमन ज्यादा बारिशें होती हैं, जैसे 2020 का शायद आपको याद हो, उस साल बहुत ज्यादा बारिशें होती, तो उस साल अमूमन चूंकि बहुत ज्यादा बारिशें हुई होती हैं और जमीन में ऑलरेडी मॉइस्चर इतना ज्यादा होता है, ज्यादा पानी टेम्परेचर, जी हाँ, तो वो टेम्परेचर जो है मामूल से फिर कम, सर्दियों में ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। अच्छा सरदार साहब, ये मानसून सीजन जो है जिस तरह आपकी ही रहनुमाई में, क्या ये सितंबर तक रहेगा या इससे ज्यादा जाता हुआ नजर आता है आपको? वो भी मैं यही कहूंगा कि अभी कुछ कबल वक्त है उस बारे में हतमी बात कहना, लेकिन अमूमन सितंबर तक ही रहता है, और जो उसकी ज्यादा शिद्दत है ना वो 15 सितंबर तक रहती है, उसके बाद तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है सरदार सरफराज साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ी डिटेल में आपने हमें बता दिया और हमें डरा भी दिया थोड़ा सा कि अब जो बारिशें हैं वो सितंबर के मिड तक चलेंगी। सितंबर के मिड तक नॉर्मली होता है मानसून सीजन, लेकिन देखिए मेरी बात सही साबित हुई कि इस बार कराची में बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं। वाह, क्या आपने इंकशाफ फरमाया है और डिस्कवरी की है हमारे शाजिम भाई ने कि डिस्कवरी की है, नेशनल ज्योग्राफिक करेंगे, बारिशें होगी, मतलब कमाल हो गया। मतलब मैं इस वक्त सिर्फ ये सोच रही हूँ
कि अब तो ऐसा लगता है वाकई में से हम कराची में नहीं है, या तो कराची मूव होके कहीं और किसी और कोस्टल एरिया में चला गया, लेकिन वाकई में मौसम वैसा है जो हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। मैं तो कभी नहीं देखा कि इतना फुहार भी पड़ी। अच्छा, ऐसा होता था कि बारिशें होती थी लेकिन बादल आ गए, धूप आ गई, ऐसा था। लेकिन इस तरह बादलों का रहना, स्टे करना, आपको ऐसा लगे कि हर वक्त जो है ना आप तो बचपन से कराची, आपने कभी इतनी बारिशें देखी हैं? मेरा तो अभी भी बचपन है। ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी के बाद ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने गाड़ियां सस्ती करना शुरू कर दी हैं और इनमें देखा भी मुख्तलिफ गाड़ियों के प्राइसेस जो है सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि उसमें काफी डिफरेंस आया है। जो है जितनी यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला नजर से बचाए तू। लेकिन वो वाली बात है कि आपको गाड़ियों के मामले में बड़ी हो, मैं आपसे सीखती हूँ। नहीं, गाड़ियों के बारे में आप बहुत कुछ जानती हैं, ड्राइविंग बड़ी अच्छी करती हैं। इनके साथ कभी आप बैठे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप डॉजिंग कार ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन खैर, वजारत सनअत और पैदावार के वजीर ने कीमतें कम करने पर मैन्युफैक्चरर्स की तारीफ की है। साथ में कल होने वाली ऑटो एक्सपोर्ट पॉलिसी की मीटिंग में मकामी सनअत को फरोग देने पर जोर दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है। अगर मकामी तौर पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी गाड़ियां तो रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सबसे अच्छी बात ये, और गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी। एक कंपटीशन बढ़ेगा ना जब तमाम गाड़ियों का आपस में। मुझे याद है, आई रिमेम्बर योर पॉइंट, जब हम लोग गाड़ियों के हवाले से जो ना वेरी ऑफ्टन हम ये करते रहते हैं डिस्कशन, आप ये कहते हैं कि यार जब गाड़ियों का आप गाड़ियां सस्ती करोगे तो बेसिकली उसके महंगे होने का नुकसान और सस्ते होने के फायदे क्या हो सकते हैं, और आपस में इस तरह कंपटीशन बढ़ेगा, जॉब्स आपकी निकलेंगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, हालात बेहतर होंगे, सोच बेहतर होगी, साइकोलॉजिकली हम बेहतर होंगे। एनी हाउ, और इरादे जो है वो इदारा का जो क्या किया गया है पाकिस्तान में, जिस तरीके से हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का जिस तरीके से अब इंट्रोडक्शन आ रहा है और इस तरह वो इंट्रोड्यूस की जा रही है, आई थिंक पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि जब किसी एक कंपनी की मोनोपोली बन जाती है तो फिर वो मोनोपोली तोड़ना इसी तरह पॉसिबल है कि आप या तो मकामी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करें मकामी तौर पर, या फिर आप गाड़ियों की जो है मुख्तलिफ, हम देखते हैं पहले तो खैर इम्पोर्ट भी हो रही थी, तब गाड़ियों में फर्क पड़ा था, जब इम्पोर्ट हो रही थी कंपटीशन बढ़ गया था बहुत ज्यादा। मैं तो ये सोचूं गाड़ियां चार्ज कैसे होंगी इस हालात में। खैर एनी हाउ, इस हवाले से हमें मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर अयाब ने। अस्सलाम वालेकुम अयाब साहब, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त वीडियो कॉल के थ्रू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। सब आवाज आ रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में हम कमी देख रहे हैं अभी रिसेंटली, लेकिन क्या उम्मीद है कि कीमतों में मजीद कमी हो सकती है, या ये डॉलर के साथ वेरिएट करेगी? डॉलर बढ़ेगा तो कीमतें बढ़ेंगी, डॉलर कम होगा तो कीमतें कम हो जाएंगी? जी, डॉलर एक इनपुट है, उसके अलावा भी काफ़ी इनपुट्स होती हैं, जैसे शिपमेंट कॉस्ट हैं और इंटरनेशनल सप्लाई चेन की वजह से भी, और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी। लेकिन चूंकि हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा होता है तो ज़्यादा इम्पैक्ट डॉलर की वजह से पड़ता है। हम ये देख लें कि रिसेंट पास्ट में गाड़ियों की कीमतें बढ़ी। डॉलर पहले 180 के करीब था जब प्राइसेस रिवाइज की थी गाड़ियां बनाने वालों ने। अब जो डॉलर है वो 212-13 पे है। एक दफ़ा इसने अगर जब पीक टच किया तो प्राइसेस भी उसी हिसाब से बढ़ी। इसके नीचे आने की वजह से वजारत सनत के मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन की हिदायत के मुताबिक कल 2 कंपनीज ने कीमतें कम की हैं, और लगता है कि जो बाकी लोग हैं वो भी कीमतें कम करेंगे। कल हमारी ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कमेटी, जो फोरम है इस ऑटो सेक्टर की पॉलिसी मेकिंग को देखता है, उसकी मीटिंग थी, उसमें वो खुद तशरीफ लाए, और उम्मीद है कि अगर डॉलर कम होगा तो मजीद प्राइसेस कम होंगी। अच्छा अया साहब, अगर उम्मीद है इस बात की कि आपने कहा कि प्राइसेस और कम होंगी, लेकिन लोगों का साथ साथ एक शिकवा भी आया है कि जनाब जिस तरीके से डॉलर महंगा होने पर 30 लाख रुपए बढ़ाए, तो जब कम हुआ तो उस हिसाब से तक 30 लाख रुपए तक जो है उसका मार्जिन था एवरेज, लेकिन अगर कम करने की बात आई तो वो उसको टच नहीं कर सका, उस हिसाब से कम नहीं हुए, तो ये एक शिकवा है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? जी, जैसे मैंने पहले बताया, जो प्राइस रिवीजन हुई थी लास्ट, उस वक्त तकरीबन डॉलर की प्राइस 180 रुपये और 240 तक गई। ये कंपनीज डॉलर की फोरकास्ट के मुताबिक, हर एक कंपनी का अपना तरीका है प्राइस फिक्स करने का, गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन नहीं करती, लेकिन हम एज ए रिसर्चर उसको वॉच कर रहे होते हैं। 240 पे गया और अब 213 पे है, तो प्राइसेस जो है तकरीबन उसी रेशो से कम किए हैं जो 1-2 कंपनीज ने किए हैं।
मजीद अगर डॉलर कम होता है, उसी स्टेज पे आता है प्रीवियस पे, तो फिर मजीद कम होने के चांसेस भी हैं। सर आप ये भी समझते हैं गाड़ियों की प्राइसेस कुछ इस वजह से भी बढ़ी कि इंपोर्ट पर पाबंदी लगी, बहुत सारी गाड़ियां भी फंस गई, इवन उसके पार्ट्स यहाँ पर आके असेंबल भी होते हैं, उस वजह से भी एक प्रॉब्लम बीच में आ गई। फिर कुछ एक दो कंपनीज जब रह जाएंगी किसी मुल्क में तो जाहिर बात है फिर उनके पास तो मोनोपोली होगी, वो अपनी प्राइस जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं। अगर कंपटीशन कोई है ही नहीं और बाकी गाड़ियां ही कोई नहीं है, और अब तो खैर बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, लेकिन जब उनको प्रॉपर मौके फराम नहीं किए जाएंगे तो फिर तो किसी भी एक या दो कंपनीज की मोनोपोली कायम रहेगी और जितना दिल करेगा उतनी प्राइस बढ़ा देंगे। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 10 कंपनीज हैं जो कार और एलसीवीज या एसयूवीज बना रही हैं, तो इसको ये अब हम नहीं कह सकते कि ये मोनोपोली है। दूसरा, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो सीकेडी या किट्स की इंपोर्ट है उस पर कोई कमी आई है, लेकिन वो कमी ये है कि जो एवरेज इंपोर्ट्स थी कंपनीज की जनवरी से लेके अप्रैल तक, उसका 50% अलाउ किया है स्टेट बैंक ने हर एक को लास्ट मंथ। हाउएवर कुछ पार्ट मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हम स्टेट बैंक के साथ टेकअप किए हुए हैं चीज़ों को कि पार्ट मैन्युफैक्चरर्स के भी रॉ मटेरियल जो उनकी एलसीज जो हैं वो खुले। आपका ये जो शक है वो बजाय है कि जी मार्केट तो चलती है डिमांड एंड सप्लाई पे, अगर डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम होगी तो देयर आर चांसेस कि जी कोई मैनिपुलेशन मार्केट में हो। हाउएवर हम ये देख रहे हैं जो स्टेट बैंक कह रहा है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं ये ज़्यादा देर तक नहीं चलना। 1-2 महीने में अगर ये ख़त्म होता है तो ऑटो इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी पे आ जाएगी। जहाँ तक आपने मोनोपोली की बात की, इस वक्त हमारे पास जो न्यू एंट्रेंट्स है, पहले बिग 3 प्लेयर्स कहा जाता था, सुजुकी, टोयोटा, होंडा, उसके अलावा अब हुंडई, किया, प्रोटॉन, चांगन, हावल, एक ग्रेट वॉल मोटर्स की बाइक है, DFSK है, और 1-2 और छोटी कंपनीज हैं जो गाड़ियां बनाना जिन्होंने शुरू की। अच्छा सर, एक प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि आप इस पर भी जरूर कमेंट करें कि गाड़ियों की प्राइसेस, जाहिर है जब आपने डिमांड एंड सप्लाई की बात की है, डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शोरूम्स हों, मुख्तलिफ जगहों पर ओन हासिल किया जाता है किसी भी गाड़ी पर, उससे गाड़ी की प्राइस में मजीद इजाफा हो जाता है जो कि कंपनी की तरफ से नहीं होता। लोग अपना जो एक प्रॉफिट है वो उसमें ऐड कर लेते हैं और फर्ज करें 30 लाख की गाड़ी है वो 34 लाख या 35 लाख पे चली जाती है। इस वजह से भी आप समझते हैं कि मार्केट में फिर ये बात फैल जाती है कि देखें जी गाड़ियां इतनी महंगी हो रही हैं। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं, जब अगर सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में, अनफॉर्चुनेटली हमने जब ये कंपनीज को लाइसेंसेस दिए, जो कैपेसिटी हमारी है वो करीब 4.5 लाख गाड़ियों की है, डिमांड हमारी 3 लाख 3.5 लाख की। जैसे ही कैपेसिटीज इंस्टॉल हुई है उसके बाद कभी कोविड और कभी और मसाइल होते रहे जो हमें पार्ट्स की सप्लाई के हवाले से रहे, अब हमें फॉरेन एक्सचेंज के मसाइल आ गए। तो अगर वो फुली कैपेसिटी यूटिलाइज हो जो इंस्टॉल्ड है पाकिस्तान में, तो फिर वेटिंग पीरियड नहीं होगा। इस वक्त तकरीबन 4.5 लाख के करीब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो गाड़ी प्रोवाइड कर देंगे कस्टमर को, और हर कोई चाहेगा कि वो गाड़ी दे कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर शिफ्ट होता है मार्केट में। अगर एक OEM उसको गाड़ी नहीं देता तो वो दूसरी की तरफ चला जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा आसिम साहब, एक सवाल एक और भी ऑब्वियसली एक उम्मीद के साथ कि हाइब्रिड या इलेक्ट्रॉनिक बाकायदा जो व्हीकल्स हैं या जितनी भी हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसको बाकायदा हम कब देख सकेंगे कि वो अब मार्केट में आ चुका है या प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस हो चुका है, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है इस तरह आपके मुताबिक? जी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक में 2 व्हीलर 3 व्हीलर में हमने 11 लाइसेंस दिए हैं, मोटरसाइकिल और रिक्शा में। कार्स में लोगों ने इंटरेस्ट शो किया इलेक्ट्रिक व्हीकल में। हाइब्रिड के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जल्द विद इन 1 ईयर टाइम हाइब्रिड गाड़ियों के लिए जो हमारी पॉलिसी थी उसमें इंसेंटिव दिया गया हाइब्रिड स्पेसिफिक पार्ट्स को। 2 से 3 कंपनी सीरियसली काम कर रही हैं और जो उनका नेक्स्ट मॉडल आएगा वो हाइब्रिड, कुछ 6 महीने में आए, 8 महीने में आए, लेकिन लोग शिफ्ट होंगे। हाइब्रिड में बेहतरी थोड़ी ये है कि उसकी कंजम्पशन कम होती है, फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इस हिसाब से ये बेहतर होगी। इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है। हाउएवर जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है वो हर तरह की नई टेक्नोलॉजी को एकोमोडेट कर रही है, वो अक्रॉस द बोर्ड है हर एक के लिए। जो जिस पॉलिसी के तहत जिस सेगमेंट में भी इन्वेस्ट करना चाहे, गवर्नमेंट की पॉलिसी इन प्लेस है, ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी।
यानी कि सर आने वाले 10 सालों की अगर हम बात करें तो हम इसमें हाइब्रिड गाड़ियों में ज्यादा इजाफा देखेंगे अगर कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रिक कार से तो। जो रिसर्चर्स कहते हैं वो यही कहते हैं कि अडॉप्शन रेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़रा कम है वर्ल्ड वाइड उन मुल्कों में भी जहाँ पे वो उनको सब्सिडाइज कर, लेकिन हम कुछ कहा नहीं जा सकता, टेक्नोलॉजीज बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। हमें एज ए गवर्नमेंट, एज ए पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूट ओपन रहना चाहिए हर तरह की टेक्नोलॉजी को एकोमोडेट करने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे लिए एक अच्छी खबर है, हमारे मुल्क के लिए अच्छी खबर है। उम्मीद है हालात बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज थोड़ा सा पहले एक बार फिर सबसे सवेरे पाकिस्तान में शाहज़ेब और माया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। वाकई में इस तरह की जब कहानियाँ हमारे सामने आती हैं, जो अभी हम थोड़े कुछ लम्बे बाद आपसे शेयर करेंगे, सुनने के बाद ये आता है कि वाकई में आप अगर ठान लें कि आप रिस्क हलाल से अपने बच्चों को पालना चाहते हैं तो उस रिस्क हलाल के रिजल्ट जो है ना अल्लाह पे छप्पड़ फाड़ कर अता करता है, और इससे बड़ी मिसाल नहीं होगी शायद। बिल्कुल इससे बड़ी मिसाल नहीं होगी, क्योंकि आज हम जिस नौजवान की बात कर रहे हैं ये वाकई हिम्मत, मेहनत और मजबूत इरादे की एक आला मिसाल है, जीती जागती मिसाल है। और फल फरोश के बेटे हैं ये। मुआशरे की तलखियाँ हों, मुश्किल हालात हों, ज़ाहिरी बात है आजकल वैसे ही किसी के लिए भी गुजारा करना मुश्किल हो चुका है, और फिर ऐसे में जो है वो आपके इन तमाम कामों के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना हो तो ये इसके लिए आपको वाकई बड़ा पैशनेट होना चाहिए। बिल्कुल, तो आप ये काम नहीं कर सकते। गुलाम इसाक खान जनाब, इन्होंने गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी से इन नौजवान ने ग्रेजुएशन अपनी मुकम्मल की और अब जो है असिस्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस के तौर पर निजी कंपनी से मुंसलिक हो गए। अल्लाह ने इनका कराची के असद रजा हैं, असद रजा हैं, वो भी कराची से। क्या बात है, असद हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाहौर स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। वाह वाह, बहुत ही अच्छे और माशाल्लाह मुबारकबाद, और बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर भी, और आप हमारे आज स्टूडियोज में हमारे शो के साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे भी खुशी हो रही है जी। अच्छा असद, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हालात खैर जैसे भी हों, जब आपने एक टारगेट सेट कर लिया हो और वहां तक पहुंचना हो तो जाहिर बात है फिर आप उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपका ये मेहनत का सफर कैसा रहा, और कब आपने सोचा था कि मुझे अपनी तालीम को जारी रखना है और कोशिश करनी है कि मैंने इस स्टेज पर पहुंचनी है जहां जब खड़े हैं? जी बिल्कुल, मैंने 2004 में नर्सरी में एडमिशन लिया था। द सिटीजन फाउंडेशन के नाम से एक स्कूल है हमारे इलाके में ना, तो वहाँ से मैंने एडमिशन लिया और जी बिल्कुल TCF, और वहाँ पे बहुत से इलाकों में इनके स्कूल्स हैं, और ऐसे ख़ासतौर पे ऐसे इलाकों में जहाँ पे तालीम का रुझान कम है। तो मैंने भी उनके स्कूल में एडमिशन लिया और मैंने मैट्रिक जो है 2016 में मैंने मैट्रिक मुकम्मल किया। फिर ये होता है कि मैट्रिक के बाद बच्चे को कॉलेज की टेंशन हो जाती है कि क्या वो कॉलेज में जा पाएगा नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारे इलाके में ऐसा है कि मैट्रिक के बाद इतना ज़्यादा तालीम का रुझान नहीं होता और लोग काम पर जाने की तरफ तवज्जो देते हैं, तो उनको फैमिली को सपोर्ट करना होता है जैसे। तो लेकिन मेरे अब्बू सपोर्टिव थे और काफ़ी मेहनत भी करते थे, क्योंकि मेरे अब्बू ने तालीम फैमिली की हालात की वजह से ही अपनी तालीम हासिल नहीं कर पाए थे, तो वो चाहते थे कि मेरे बच्चे पढ़ें। तो कॉलेज में एडमिशन लिया हमने, TCF कॉलेज में ही एडमिशन लिया, और उसमें तकरीबन बहुत से बच्चे अप्लाई करते हैं और उसके बाद तकरीबन 200 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया स्कॉलरशिप के ऊपर, और TCF कॉलेज में काफ़ी अच्छा माहौल मिला हमें, और इनका एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, और हमें असल में साथ साथ यूनिवर्सिटी की तैयारी भी कराई जाती थी कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके से रहना है और उनके एडमिशन की टेस्ट की तैयारी किस तरह से की जाएगी। वो तैयारी सारी चीज़ें हमने कॉलेज में करी और काफ़ी अच्छा रहा कॉलेज भी। और उसके बाद मैंने GIK में एडमिशन
लिया और अब GIK में जब एडमिशन हो गया स्कॉलरशिप पे, वो भी स्कॉलरशिप TCF की तरफ से मुझे मिली ना। और जब GIK में एडमिशन हो गया तो अब वहाँ पे जाने का काफ़ी मसला था, क्योंकि आपको पता है कराची से तकरीबन 1450 किलोमीटर के फासले पर है GIK, और मैं ऐसा हूँ कि मेरे को मतलब इलाके के आसपास के इलाके मुझे पता थे बस, और मैं इतना दूर जा भी नहीं पाता था। तो फिर अब्बू ने मेरे को थोड़ा मोटिवेट किया और अब्बू ने कहा कि जाके पढ़ो, आपको जहाँ पे भी जाना पड़े। तो मैंने को भी हौसला मिला और बाकी कॉलेज की टीचर्स ने भी काफ़ी हौसला दिया मुझे। और एक मुझे याद पड़ता है कि जब हम फर्स्ट टाइम ट्रेन से जा रहे थे असल में GIK ना, तो एक टीचर हमारे कॉलेज के आए थे वो हमें छोड़ने के लिए कि, और मोटिवेट हुए हम उससे भी। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा वो। हाँ बिल्कुल। वेरी नाइस भाई। असद, अभी आपने वालिद साहब का जिक्र किया। वालिद साहब ने ज़िंदगी भर जो है वो फ्रूट सेल कर जो है आपको पढ़ाया। आज आप माशाल्लाह ग्रेजुएशन करने के बाद आप एक जॉब पे भी लग गए। खैर से अल्लाह आपकी रोटी रोज़ी में बरकत अता फरमाए, आसानी अता फरमाए। तो कैसा लगता है कि अब्बा ने मेरे जो है वो सारी ज़िंदगी इस तरह मेहनत की कि मैं पढ़ सकूं, अब कैसा फील होता है और क्या करना चाहते हैं हम अपने अब्बा के लिए? जी बिल्कुल, काफ़ी खुशी महसूस होती है। और जब मैं देखता हूँ कि मैं इस मुकाम पे पहुँच गया हूँ, और क्योंकि अब्बू ने काफ़ी सपोर्ट किया, और मेरे सुपर हीरो भी मेरे वालिद ही हैं कि उन्होंने जैसे तालीम हासिल नहीं कर पाए लेकिन बच्चों को पढ़ाया। तो अभी मैं अब्बू को यही कहना चाहूँगा कि आगे जाके अब मैं चाहता हूँ कि अब्बू का कारोबार भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ, और जो भी अभी थोड़े छोटे लेवल पे करते हैं वो फल तो उनको भी इंक्रीज़ करूँ, बाकी अपने एंड से जो मैं कर सकूँगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रूट्स का बिजनेस अगर आपके अब्बा करते थे और वो जिस पैमाने पे करते थे अपने एक्सपोजर के हिसाब से, उनका एक्सपीरियंस अब बहुत हो चुका है असद। और ये वही बात है कि आपके पास एक एक्सपीरियंस है, आपके पास तालीम है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली होता है। और अगर आप लोग एक बड़ा बिजनेस शुरू कर सके फ्रूट्स का और लोगों के लिए रोटी रोजी के बंदोबस्त कर सके, कहते हैं ना कि फिर एक रिले रेस शुरू होती है, फिर एक हाथ से दूसरा हाथ जो है वो वसीला बनता है। बिल्कुल। अच्छा असद, इसके साथ साथ आपने GIK का जिक्र किया। जाहिर है वहाँ पर जितने हमारे पाकिस्तान की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं और बड़ा कंपटीशन होता है वहाँ पर। जाहिर बात है कंपटीशन आप किसी भी जगह पर जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पर आपको ये इसलिए फील होता है क्योंकि हर जगह से बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी हमारे आ रहे होते हैं। आपके लिए कितना मुश्किल था ये ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद? क्या कहीं पर कंफ्यूजन हुई, कहीं पे मोटिवेशन कम हुई कि पता नहीं इसके बाद मैं जॉब कहाँ करूँगा, कहाँ जाऊँगा? और उसके बाद जॉब मिलना आपके लिए कितना आसान था या कितना मुश्किल था? जी बिल्कुल, शुरू में जब मैंने ज्वाइन की थी GIK ना, तो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए वहाँ पे सेटल डाउन होना। तो शुरू में असल में मुश्किल होती है, और O लेवल्स के बच्चे भी आए हुए होते हैं और हम लोग FSC के होते हैं, तो काफ़ी कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन TCF कॉलेज और TCF ने इतना ट्रेन कर दिया था कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें वहाँ पर सेटल डाउन होने में, और मैंने अच्छे फिर ग्रेड से ग्रेजुएशन भी करी उधर से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बताइए असद के क्या प्लान्स हैं आगे करने के? अब आप क्या सोचते हैं, क्या गोल्स हैं, क्या लेकर चलना है अपनी लाइफ को? अगर मैं आज 2022 से 2025 तक की बात करूं तो असद अपने आप को कहां देखते हैं? जी बिल्कुल, अभी मैं एज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसी फील्ड में मास्टर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मास्टर अबाउट से करूँ। तो अगर कोई मुझे गाइड करना चाहे तो आई एम अवेलेबल ऑन एनी सोशल मीडिया। तो प्रॉपर मुझे गाइडेंस भी चाहिए। बाकी मैंने रिसर्च वगैरह की है मास्टर के लिए भी। और एक और मेरा गोल ये है कि मैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हमारे इलाके में तालीम का रुझान काफ़ी कम है, तो वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि या तो अकेडमी खोलूँ या फिर द सिटीजन फाउंडेशन के साथ मिलकर ही अपने इलाके में और तालीम का रुझान बढ़ाऊँ, ताकि वहाँ से। और की बात कर रहे हैं सर आप? कौन से एरिया में? मैं कराची के एक स्लम एरिया है खुदा की बस्ती के नाम से, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खुदा की बस्ती में वाकई बहुत जरूरत है, और ये बहुत अच्छा इन्होंने जो है। अच्छा, ये अगर आपकी फैमिली, अभी आपके जो वालिद साहब हैं वो कराची में ही हैं या आपके साथ यहाँ पर हैं जहाँ पर आप मौजूद हैं लाहौर में? मेरे को अभी 2 वीक्स ही हुए हैं यहाँ लाहौर में आए हुए, जॉब ज्वाइन किए हुए। अच्छा, तो अगर आप लाहौर में जॉब कर रहे हैं तो आपके सारे जॉब के साथ साथ जाहिर है वहाँ पर रहने के एक्सपेंसेस और सब चीज़ें वो सब आप खुद मैनेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी फ़िलहाल खुद मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा, अपनी अम्मी के बारे में, अपने अब्बू के बारे में तो आप यकीनी तौर पर बता रहे हैं। आपके जज्बाती हो रहे होंगे देखकर, इमोशनल हो रहे होंगे।
जी बिल्कुल, मेरी अम्मी भी काफ़ी सपोर्टिव हैं एजुकेशन के मामले में, और वो भी चाहती हैं। असल में हम 8 बहन भाई हैं, पूरे सिबलिंग्स 8 हैं, और मेरी 3 छोटी बहनें भी हैं, वो भी अभी पढ़ रही हैं द सिटीजन फाउंडेशन में ही। और मेरी अम्मी जो हैं वो सिपारा पढ़ाती हैं, यानी इस्लामिक एजुकेशन दे रही हैं छोटी बच्चियों को अपने ही घर में। बाकी तकरीबन मेरे सारे बहन भाई पढ़ रहे हैं। तो इसका माशाल्लाह, तो चाहते हो कि आप ही की तरह सारे बहन भाई भी ग्रेजुएट करके अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं सर? जी बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। और बाकी जो मेरे इलाके के यूथ है और बाकी कहीं पे भी जो यूथ है उनको भी यही मैसेज है मेरा कि वो भी तालीम को कंटिन्यू रखें और कहीं पे किसी मकाम पे तालीम को रोकें नहीं। और जो भी आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको पूरे प्रोसीजर से यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल करें, उससे आगे तालीम हासिल करें, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ आराम से। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छी बातें करते हो, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करे। जल्दी जल्दी ये बता दो कि तुम्हारा सोशल मीडिया पे क्या अकाउंट है, कि कोई तुम्हें मास्टर्स के हवाले से, मास्टर्स किस में करना चाहते हो? डिड आई मिस हिज, क्या आप किस में करना चाहते हो मास्टर स्पेशलाइज? जी IT सॉफ्टवेयर की तरफ, बिल्कुल IT में। मेरा अकाउंट्स वगैरह। आप प्लीज अपना IDs भी बता दो। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पे मैं हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ। असद रज़ा 254 सर्च कर लें, या फिर अगर उससे नहीं मिलता तो असद रज़ा _254 सर्च कर लें, आप मिल जाएंगे आराम से। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने भी ज्वाइन किया। असद रज़ा हमारे साथ मौजूद थे लाहौर स्टूडियो से, और उनसे मुलाकात करके, खैर इस तरह की जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं वो हमें उनसे बात करके, मुलाकात करके बहुत अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि ये बहुत सारे वो लोग हैं जिनकी बड़ी एक लाइफ स्ट्रगल है, जो स्ट्रगल करने के बाद वो कोशिश करते हैं कि वो उस मकाम पर पहुंचे जो उन्होंने सोचा है, या जो मेरे ख्याल में बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है असद को देखना कि वो इस तरीके से पढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे। बहुत अच्छा लगा असद से मिलकर। असद के वालिदैन के लिए ढेरों सारी दुआएं, और आप लोग ने बहुत बड़ा काम किया है। आपने अपने बच्चों को आप इस तरह पढ़ा रहे हैं। मुझे याद है मेरी वालदा हमेशा कहती थी कि मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बच्चों के जिस्म के एक एक जो है ना वो खून के कतरे में जो है ना वो रिस्के हलाल हो। तो ये जो है ना ये एक बहुत बड़ी मिसाल है इस तरह का नौजवान को देखना, जिस तरह का उसके वालिद साहब ने रिस्के हलाल के साथ उसको पढ़ाया और अब वो आगे बढ़े हैं। एंड आई रियली विश कि पाकिस्तान का फ्यूचर ऐसे ही ब्राइट हो जैसे कि असद का आज प्रेजेंट ब्राइट है। आगे चलते हैं जरा इकॉनमी चैलेंज हमें जो सामना करना पड़ा है, कुछ हुकूमती फैसलों पर बात अगर हो रही है। मुफ्ती इस्माइल साहब के हवाले से अगर बात करें, शाहजेब तो उन्होंने कहा है कि जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना मुनासिब है, अवाम एतमाद करें, लेकिन साथ में उन्होंने एक और इशारा दे दिया कि 10% एक्सपोर्ट ना करने वालों पर इजाफी टैक्स लागू करेंगे। और हमारे पास अब डॉलर की आमद ज्यादा और अखराज जो है वो कम है। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट ने भी, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि हुकूमत कुछ फैसले अभी कर रही है ऐसे, कभी हमारे जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो ऊपर जाती हैं, कभी नीचे आती हैं। लेकिन मैं हम यही बात कर रहे थे कि इस वक्त बहुत सारी मजबूरियां थी, और जब गवर्नमेंट ये आई थी तो इनकी कोशिश यही थी कि कि इस तरीके से इस वक्त मुल्क के इकोनॉमिकल जो हालात हैं उनको बेहतर किया जाए, कि अगर IMF को मनाना है तो फिर उनकी जो शराइत हैं उस पर अमल करना होगा, और उन शराइत पर अमल करेंगे तभी हमें आगे के पैकेजेस मिलेंगे। और पाकिस्तान को बचाना था और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना था, पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करना था, और इसके लिए बहुत ज़रूरी था कुछ सख्त और ऐसे फैसले लेना। लेकिन क्या अब सवाल ये है कि ये सब फैसले तो हो रहे हैं और हो चुके हैं, लेकिन आगे जाकर क्या होगा, क्योंकि अवाम को किसी सूरत रिलीफ नहीं मिल पा रहा। अगर मिल भी जाता है किसी पेट्रोल की कम प्राइसेस होने की सूरत में, तो वो कुछ अर्से बाद दोबारा बढ़ जाती है। तो ये अवाम के रिलीफ के लिए क्या किया जाए, क्योंकि महंगाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है। तो ये सारे मसाइल हम देख रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस डॉक्टर वक्त मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग सर, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए बहुत मेहनत की जा रही थी हुकूमत की जानिब से, खतरा जाहिर भी किया जा रहा था, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास डॉलर की आमद कम और अखराज ज्यादा है, और ये खैर इसी की वजह से बड़ा प्रॉब्लम आ भी रहा है। लेकिन वजीर खजाना ये कह रहे हैं कि अब डॉलर्स की आमद ज्यादा और अखराज कम है। क्या सर वाकई ऐसा है कि हमारे हालात में कुछ बेहतरी आई है और कुछ अच्छे हो गए हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें इस सियाक़ सबाक़ में समझना चाहिए कि जुलाई के महीने के अंदर एक ऐसा भूचाल आया हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, जिसने हर चीज़ को हिला के रख दिया, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से हम इससे नबरदाज़मा होंगे। और इसी के दौरान बहुत सारी जो है वो पैनिक भी फैला, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी हुई, लोगों ने मार्केट का फ़ायदा उठाया।
तो ये सारे मामलात ऐसे थे जिनसे अवाम में बहुत बेचैनी फैली। तो अगर हम इस महदूद पैराई के अंदर ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, तो वो जो जुलाई का एक भूचाल है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। लोगों ने इसी दौरान के अंदर ये भी बात फैलाई हुई थी कि जनाब हम खुदा न खास्ता कोई डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं। मेरी नज़र में तो ये कभी भी ख़तरा नहीं था, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ हमसे ख़ताएँ हुई जिसके सबब इस चीज़ का हमें सामना करना पड़ा। और जो पहला जुलाई का महीना है उसके अंदर जो ट्रेड का डेटा हमारे सामने आया उसने बता दिया कि हम अब सही रास्ते पे चल निकले हैं। हमारी इंपोर्ट्स जो तकरीबन $8 बिलियन माहाना हो गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता अब कम हो रही हैं। $7 बिलियन से कम होकर तकरीबन 4.5 के करीब जो हैं वो आई। इसके अलावा IMF ने भी जो है एक अपना बयान दे दिया जिसमें बता दिया कि जो तमाम शराइत हैं पाकिस्तान ने मुकम्मल कर ली हैं। तो ये तमाम चीज़ें अच्छी जमा हुई और फिर अभी भी सियासत के अंदर जो है बड़ी बेचैनी है, लेकिन फिर भी वो हालात नहीं हैं जो जुलाई में थे। और जुलाई में उन हालात ने जो माशी सेंटिमेंट्स हैं उनको बुरी तरीके से मुतासिर किया। तो आज हम बिल्कुल उसके मुकाबले में सुकून से, लेकिन इकोनॉमी को चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो कल या परसों हल होने वाले नहीं हैं। अच्छा सर, एक मैं छोटी सी बात से ऐड करना चाह रहा हूँ। मुझे ये जरूर बताइएगा, आपने अभी जिक्र कर रहे थे कुछ कोताहियां थी, कुछ कमियां थी, इसको पूरा करने की और कोशिश की जा रही थी। सर जुलाई के महीने का हम जिक्र करते हैं या अगर फर्ज करें पिछली हुकूमत का जिक्र करते हैं, ये अचानक क्या हुआ? सारे अवाम ये जानना चाहते हैं कि अचानक क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी में इतना ज्यादा ये प्रॉब्लम आ गया कि डॉलर अचानक इतना ऊपर चला गया, अचानक ये सब कुछ हो गया। ये गलतियां हुई कहाँ हैं ऐसी कि हमारी इकोनॉमी को बाकायदा डिफॉल्ट के हवाले से जो है ये कहना शुरू कर दिया गया कि ये डिफॉल्ट हो सकता है पाकिस्तान। तो ये जो हमारी गलतियां थी वो बेसिकली हुई क्या, ताकि हम ये समझ सकें कि ये जो पूरी प्रॉब्लम आई इतनी ज्यादा जिसका असर अवाम पर पड़ा, इसकी बुनियादी वजूहात क्या थी? देखिए कई वजूहात हैं। एक सबसे पहले जो है हम IMF के प्रोग्राम में पहले से मौजूद हैं और जब उन्होंने छठा जायज़ा मुकम्मल किया और फरवरी के अंदर अपनी छठी किस्त हमको शाया की तो हमने उनसे कुछ वादे किए थे। फ़ौरन उसके बरखिलाफ़ हमने जो पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं उनको मुंजमद कर दिया। और ये ऐसा मौका था जब रशियन वॉर यूक्रेन के साथ शुरू हो गई और वो प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही थी। अब ऐसी सूरत में आपके पास कहाँ गुंजाइश है कि आप इस चीज़ को पास ऑन ना करें। और फिर फौरनी जो है हुकूमत की तब्दीली हो गई। अब नई जो हुकूमत आई वो तज़ब्ज़ुब का शिकार रही, लेकिन IMF ने साहब कह दिया था कि जनाब अगर आप ये प्राइसेस जैसी हैं वो आगे नहीं पहुंचाएंगे तो हम अगला मामला नहीं करेंगे आपके साथ। और आपके रिजर्व्स भी कम हो रहे थे और प्रोग्राम करना बड़ा ज़रूरी था। तो पहला काम तो ये हुआ ना कि एकदम से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी। दूसरा ये हुआ कि जनाब जो इंटरनेशनल प्राइसेस वैसे ही ज़्यादा थी उसकी वजह से इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई। और आपके जब रिजर्व्स गिरने लगे, डॉक्टर साहब वही बड़ी बात है कि पिछले एग्जैक्ट इस तरह आप भी फरमा रहे हैं आपकी बात काटते हुए, लेकिन वो बड़ी बात कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी आ रही है, हम देख रहे हैं ऑब्वियसली, और सरप्राइजिंगली हम तो खुद हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन साथ साथ जो सख्त फैसले लिए जा रहे हैं जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं उसका, अब इसका असर अवाम पर तो डायरेक्टली पड़ता है सर, इनडायरेक्टली तो नहीं कहूंगे, अब तो डायरेक्टली ही पड़ रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट इम्पैक्ट? नहीं, प्राइसेस देखिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो लोगों के लिए पिछले यानी अगर इस पूरे साल के अंदर देखें तो वो कीमतें ही रही हैं और उनकी आमदनियां तो नहीं बढ़ी हैं। और जो लोग तनख्वाहदार तबका है उसके पास तो ये नहीं होता कि वो अपने एम्प्लॉयर से कह दे कि आज से मेरी कीमत जो है वो वेज रेट बढ़ गया है। आपका धोबी आन के कह देगा, आपका दूध वाला आन के कह देगा, आपका कोई भी कि जनाब मेरी तो कीमत बढ़ गई है, ये मिलेगी। तो उन लोगों के ऊपर बहुत सख्त तकलीफ
जो है वो है। लेकिन देखिए ये सिर्फ इतना मैं कह सकता हूँ, इस सिलसिले के अंदर सारी दुनिया इस बहरान से गुजर रही है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये मखसूस नहीं है। और अब हम निस्बतन बेहतरी की तरफ आ गए। ये देखिए जो जुलाई में चीज़ें हुई हैं वो पलट भी आई हैं और बहुत जल्द उसका असर हमारे सामने आएगा। आज आप ही की मैं टिकट्स में देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी कमी हुई है ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर। तो अब जो नया राउंड आएगा इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि उसमें यकीनन बेहतरी होगी। और इस वक्त तो ये चले कह दिया कि जी ये पुरानी कीमतों पर आए हुए स्टॉक्स हैं जिनको हम प्राइस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो है ये कीमतें कम होंगी। सर कीमतें भी कम होंगी, लेकिन 10% एक्सपोर्ट ना करने वालों पर इजाफी टैक्स, ये एक और सवाल आता है जहन में। इस पर आप क्या कहेंगे? आप इसके हक में हैं या इसका आपके नज़र में क्या और जो है वो अल्टरनेटिव हो सकता था? मैं आपसे ये अर्ज करूं कि देखें यानी एक्सपोर्ट्स पे तो किसी किस्म का टैक्स नहीं होता, और ये कहना कि जनाब उनको अगर वो 10, मेरे ख्याल में मैंने अभी वो बयान नहीं पढ़ा है, वो दरअसल कुछ ना कुछ इंसेंटिव जो होता है एक्सपोर्टर्स को इस बात पर मुनहसर होता है कि उनकी एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा हो रहा है। तो जो अगर 10% एक्सपोर्ट ही बढ़ाएगा वो, तो उसे वो इनाम नहीं मिलेगा, यानी कि वो जो इंसेंटिव है वो उसको नहीं दिया जाए, जो कि मतलब यानी कि पॉलिसी का हिस्सा होगा। बिल्कुल सही, यानी कि बैरूनी कर्जों की भी अगर हम बात करें तो उस पर भी सूद में भी इजाफा हो रहा है। सर इस पर भी जरूर कमेंट कीजिएगा प्लीज, ये कितना अलार्मिंग है इस वक्त खासतौर पर इन मौजूदा हालात में। देखिए हमारे पास जो फॉरेन लोन्स हैं वो बहुत सबसे कम कीमत के लोन्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये जो लोन्स हैं वो IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस तरह के दीगर मल्टीलैटरल इदारों से लिए हुए हैं, या फिर बायलैटरल हैं। बायलैटरल की भी जो हैं वो 30-35 साल के कम लोन्स होते हैं, बहुत कम कीमत के होते हैं। फिर अभी कोविड के दिनों में बायलैटरल्स वगैरह जो हैं, पेरिस क्लब वगैरह, उन सब ने कुछ रिलीफ भी हमको दिया है। तो मैं नहीं समझता कि यानी अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे अपने नए सुकूक और बॉन्ड्स के लिए, तो यकीनन आपको जो है शायद ज़्यादा इंटरेस्ट का सामना करना पड़े, लेकिन इसके अलावा इसका कोई असर हम पे नहीं है। और देखें असल चीज़ हमारे लिए जो है ना वो मकामी कर्जे भी ज़्यादा मकामी हैं और ज़्यादा खर्चा भी जो है मकामी पर होता है। और अब आपको मालूम है जब 15% के ऊपर आपका अगर पॉलिसी रेट है, तो मतलब यानी जो आम आदमी है उसको तो मिल ही नहीं रहा होगा, और मिल भी रहा होगा तो बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब वो 25 से 30% के ऊपर मिल रहा होगा, जो बिल्कुल मतलब प्रोहिबिटिव किस्म का रेट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपके तजुर्बे का बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस डॉक्टर वक़ार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे इस हवाले से कि जिस तरीके से जनाब इशारा दिया कि 10% एक्सपोर्ट ना करने वालों पर भी इजाफी टैक्स लगाया जाएगा डॉलर की सिचुएशन के हवाले से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पर प्रोग्राम में छोटा सा वक्फा लीजिएगा और वक्फे के बाद हमारे साथ भी रहिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह प्रोग्राम में अभी और बहुत कुछ बाकी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाहजेब अहमद के साथ प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे और आगे बढ़ेंगे क्रिकेट की तरफ, क्योंकि क्रिकेट में हमने जिक्र किया था, गुज़श्ता रोज भी जिक्र किया था कि पाकिस्तानी टीम की भरपूर प्रैक्टिस हो चुकी है और अब मैच होने जा रहा है। वनडे सीरीज जो शुरू हो चुकी है और पहला मैच हो चुका है, पहला मैच पाकिस्तान जीत भी चुका है। मुबारक हो, लेकिन हमें परफॉर्मेंस पे इतनी खुशी नहीं है, क्योंकि जितने मार्जिन से हम लोग जीते हैं इसमें काफी खतरा था पाकिस्तान को, वो भी नीदरलैंड के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ सोचने और समझने की जरूरत है। माया
सोचने समझने की जरूरत, मैं तो ज्यादा दिमाग लगाती नहीं हूँ। जब एक्सपर्ट्स होते हैं शो पर तो मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं। जब वो आए और वो आके बताएं कि दरअसल अच्छा, क्योंकि एक नजरिया ये भी है कि जी जनाब 16 रन बहुत अच्छी, वेरी गुड परफॉर्मेंस, लेकिन देन अगेन फिर ये एक्सपेक्टेशन सर आपने कहा कि ये वो वाले एक्सपेक्टेशंस नहीं है जो हमें एक्चुअली हम एक्सपेक्टेड थी। एनी हाउ, इसी पे मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माजिद भट्टी साहब, उनसे हम बात करेंगे। माजिद भट्टी साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। भट्टी साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जीत तो गया है और हमें इस बात की बड़ी खुशी है, लेकिन हमें खुशी इस बात की नहीं है कि जो मार्जिन है ये बहुत ही कम है, वो भी नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का। जी वालेकुम अस्सलाम माया और शाज़ेब। देखिए, हमारा जो मसला है, हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन जिस ब्रांड की हम क्रिकेट खेल रहे हैं वो जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन इंडिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम वनडे क्रिकेट में जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं वो हम उससे बिल्कुल मुख्तलिफ क्रिकेट खेल रहे हैं। कल का मैच देख लें जो रॉटरडैम में पहला मैच हुआ पाकिस्तान और नीदरलैंड का, हमने 100 रन बनाए हैं। पहले जो 100 रन बनाए वो बनाए 137 गेंदों पर, जबकि फखर जमान के अगर हम 50 रन देखें तो उन्होंने 50 रन बनाने के लिए 66 गेंदें खेली हैं। अगर शाज़ेब आप नीदरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज देख लें जिसमें गालिबन 491 रन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इंग्लैंड ने, उसमें आप उनके बैट्समैनों को देखें कि कोई 55 गेंदों पे 100 कर रहा है, कोई 60 गेंदों पे 100 कर रहा है। इंग्लैंड की टीम का मसला ये है कि वो भी हमारी तरह की क्रिकेट खेलती थी, लेकिन उन्होंने कोच को चेंज किया ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड। जब डैरेल उनके जो कोच आए, उससे देखिए उनकी सोच तब्दील हो गई। तो पाकिस्तान क्रिकेट के पास टैलेंट है, हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, अगले साल 2023 नवंबर में इंडिया में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होना है, तो हमें बैटिंग में अपना थोड़ा। माजिद भट्टी साहब, आपको नहीं लगता कि हमारे सामने जो टीम खड़ी होती है हम उसके मुताबिक खेल रहे होते हैं, अपने मुताबिक नहीं खेलते? अगर वो टीम ये फील हो रहा हो कि इनसे जीतना बड़ा आसान है तो हम टारगेट और हम कोशिश करते हैं रन भी कम ही बनाए। हम देखें ना कि इमामुल हक 2 रन पे आउट हो गए, रिजवान है उन्होंने सिर्फ 14 स्कोर बनाए, शादाब खान खैर वो 48 तक पहुंचे, लेकिन ये तमाम स्कोर्स इतने नहीं है जितने होने चाहिए थे नीदरलैंड के खिलाफ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम बजाय के अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, हम उनकी स्ट्रेंथ पर खेलना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में इस रविश को अब तब्दील करने की जरूरत है। अब दुनिया बहुत तेज हो गई है, हर क्रिकेट टीम के साथ पावर हिटिंग कोच मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कह रहा था कि हमने पावर हिटिंग कोच को हायर करना है, एक बार उसकी एडवर्टाइज हुई, उस पर अमल नहीं हुआ। मोहम्मद यूसुफ नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान की जो बैटिंग कोच है वो दुनिया के वन ऑफ दी ग्रेट बैट्समैन रहे अपने दौर के, लेकिन उन्हें बताना चाहिए पाकिस्तान के बैट्समैनों को कि ये स्टाइल जो है ये हमें ऊपर नहीं ले जा सकता। लेकिन माहिद भट्टी साहब बार बार इस तरह इमामुल हक साहब की बात करें, वो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या समझते हैं कि अब जो अगले मैचेस आ रहे हैं उनमें क्या तब्दीली इन लोगों को करनी चाहिए? देखिए, मैं और आप तो हम यहाँ तीनों बैठ के डिस्कशन तो कर लेंगे, असल इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड जोन है, तो वो ग्राउंड पर इसका रियलिटी है। क्या कल के मैच के बाद इनको कुछ रियलिटी स्ट्राइक हुआ है कि हाँ हमें अपनी स्ट्रैटेजी या हमें अपना मोमेंटम या हमें अपना स्टेट ऑफ माइंड फॉर दैट मैटर चेंज करने की जरूरत है? अच्छा, मैं पहले मैच के बाद मुझे नहीं लग रहा कि टीम में कोई बहुत बड़ी चेंजेस होगी। मेरे ख्याल में इमाम ने अभी जो पिछली सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज की होम सीरीज, हम मुल्तान में वनडे खेले थे। असल में हम लोग भूल जाते हैं कि हम डिफरेंट फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे होते हैं। श्रीलंका में टेस्ट खेल रहे थे, हमारी टीम को बादाम खाने की जरूरत है आपके मुताबिक। हमने टेस्ट भी खेले, वनडे भी खेले, T20 भी खेली। तो मेरे ख्याल में जो हमें चेंज करनी चाहिए, थोड़ा हमें रिजवान पे भी नजर रखनी चाहिए कि रिजवान ने 17-18 मैचेस हो गए 50 रन नहीं बनाए। कि मोहम्मद हारिस एक नए बैट्समैन को हम विकेट कीपर बैट्समैन को लेकर आए, उनको ट्राई। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? देखिए, फॉर्म में नहीं है। क्रिकेटर्स के कैरियर में ऐसे फेजेस आते हैं कि जब उनकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, लेकिन जिस तरह हमारी इस मीडिया इंडस्ट्री में भी है कि जब आप अंडर परफॉर्म करें
तो आपको कोई ना कोई तो रिप्लेस करता है ना, तो सेम थ्योरी जो है। और माजिद भट्टी साहब, वैसे भी ये बात समझ आती है, जरूरी नहीं है कि आपके, हम ये अक्सर बात कर रहे होते हैं कि तमाम प्लेयर्स फॉर्म में हो, अक्सर ये होता है कोई एक फॉर्म में नहीं होता, या कोई एक दो प्लेयर्स ऐसी फॉर्म में होते हैं कि आपको बाकी प्लेयर्स पर कवर दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम ये देख रहे होते हैं कि आपके मुसलसल किसी एक प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, या ओवरऑल आपकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है क्रिकेट में, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना सर, उसको ठीक करने की जरूरत है। देखिए, जहां तक ओपनिंग स्लॉट की बात है, मेरा ख्याल में जहां हमने बहुत ज्यादा नाइंसाफी की वो की हमने शान मसूद के साथ। तो हम देखेंगे इंग्लैंड में रन के अंबार लगा लिया उसने, हर फॉर्मेट में स्कोर कर रहा है, फर्स्ट क्लास में, T20 में, वनडे में, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम में शान मसूद की जगह नहीं है। मेरे ख्याल में शान मसूद भी इंसाफ की तलाश में है। बिल्कुल, इतनी परफॉर्मेंस के बावजूद पाकिस्तान टीम में 16 मेंबर्स में भी उसको जगह नहीं मिल रही। तो बाबर को अपने, ठीक है वो पाकिस्तान के कप्तान है, पाकिस्तान को जितवा भी रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है बिल्कुल उसमें गौर करना। आप कल देखें ना, सलमान अली आगा को हमने डेब्यू करवाया, मुझे सलमान अली सही कह रहे हैं, परफॉर्मेंस पर या उनकी सलाहियत पे कोई शक नहीं है। कल उसको हमने डेब्यू करवाने के बाद 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा, 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा। थैंक यू सो मच भाई भट्टी साहब। एक्चुअली हमें माइक भाई बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, बट टाइम की किल्लत की वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं। बट आज की जो गुफ्तगू है, आई एम वेरी वेरी श्योर कि इसका टेक अवे बहुत अच्छा होगा, और ये सोशल मीडिया पे भी जब शेयर होगा तो लोग इसको देखेंगे, और शायद कहीं ना कहीं कुछ रियलाइजेशन होगी हमारे जो जहां पर डिसीजन मेकर्स हैं उसमें। थैंक यू सो मच भाई भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और प्रोग्राम में हम आगे कुछ बैटल का जिक्र कर लें। कौन सी बैटल है जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं? बैटल ऑफ द शेफ्स जनाब। जो अगर मैं बात करूं तो अगर मलेशिया में एक आइलैंड है पेनांग में हमारा बहुत जाना रहा है, हमारी कॉन्फ्रेंसेस बहुत रही हैं, तो वहां की जगहों से और वहां के इलाके से मैं बहुत वाकिफ हूँ। लेकिन मैं कई दफा मुझे ये एक्सप्लोर मैंने किया, ये डिस्कवर किया कि वहां पर एक बहुत बड़ा जनाब शेफ्स का कोई कॉम्पिटिशन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम भी एक मेडल लेकर आए भाई। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि जायका और डिसिप्लिन लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की टीम ने मलेशिया में होने वाले बैटल ऑफ शेफ्स 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सबसे पहले तो उनको कंग्रेचुलेशंस। और ये 5 रुकनी टीम थी जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है इसके मुताबिक, लेकिन हम उनसे ही जान लेते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो गेस्ट इस वक्त हमारे स्टूडियोज में। शेफ आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ बिस्मा गौहर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? मैंने ठीक नाम लिया, गलत तो नहीं की? जी जी बिल्कुल सही लिया। वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। पूरी दुनिया के सामने भी हमने वैसे तो कर ही लिया था हम दोनों ने, लेकिन वैसे भी आपको भी मुबारक, पूरी टीम को मुबारक, और सारी एफर्ट्स को मुबारक। और आई जस्ट बिलीव के हम आर्टिस्ट हैं, हम जो एंकर्स या जो भी हमारा मीडिया से ताल्लुक है, हम कहते हैं थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी मिलती है तो दिल खुश हो जाता है। और जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्नाइज किया जाए तो उसकी एक अपनी एक ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली थैंक यू सो मच। इवेंट के बारे में बताएं, उसके हवाले से बताएं, उसके मुकाबले के कैटेगरीज के बारे में बताएं सर, और क्या किन बुनियादों पे आपका जो है ये रिजल्ट आए जो? ओके, बेसिकली ये तकरीबन 18th एडिशन था इसका, बैटल ऑफ द शेफ्स का, जो पेनांग में होता है हर साल। वहाँ की एसोसिएशन जो है वो अंडर द बैनर ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन शेफ सोसाइटीज वो ये करवाते हैं हर साल। तो हमने इस दफ़ा सोचा 4-5 महीने पहले कि हमने एक कुलिनरी टीम डेवलप करते हैं पिथम की। फिर हमने वो कुलिनरी टीम के ट्रायल्स वगैरह किए, टीम डेवलप की, फिर हम उनको शॉर्टलिस्ट करके जो सिलेक्ट हुए लोग उनको हम लेकर के रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, इंडिविजुअल कैटेगरीज भी होती हैं, टीम कैटेगरीज भी होती हैं, एंड इट्स ट्रू प्रॉपर प्रोफेशनल कंपटीशन। उसमें कोई टेलीविजन का ताल्लुक नहीं होता या कोई भी इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ पे प्रोफेशनल शेफ्स होते हैं सारे, होटल से, रेस्टोरेंट से, दीगर मुल्कों से। वहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मुल्कों के लोग थे, कोरिया, इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड, पाकिस्तान, और उनके अपने लोग भी थे मलेशिया के। तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, पेस्ट्री मेकिंग होती है, केक आर्ट होता है, स्टार्टर्स की अलग कैटेगरी होती है, मेन कोर्सेज की। तो हमने 5 राउंड्स में हमने रजिस्टर किया था। हमने 5 राउंड्स खेले थे, जिसमें हमने चिकन, बीफ और सी फूड को हमने टारगेट किया था इंडिविजुअल कैटेगरी में। तो उसमें एक राउंड हमारा जो था वो विदाउट एनी
अचीवमेंट गया, बट बाकी जो 4 राउंड थे उसमें हमने 2 में ब्रॉन्ज मेडल और 2 में हमने डिप्लोमा सिक्योर किया। क्या बात है, जबरदस्त। और आपके साथ जो है उन्होंने भी गालिबन जो कमाल मुझे पहले बता दें, आपकी मेरे ख्याल में 5 अपनी टीम थी, उसमें कितने जो सारे मेंबर्स थे उनको जरा प्लीज मेंशन कर दें। हमारी टीम जो यहाँ से पूरी टीम गई थी 5 लोग थे, उसमें आई वाज द कोच एंड मेंटोर। हमारे साथ हमारी मैनेजर थी शेफ मेरीन मुश्ताक, और 3 हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, बिस्मा थी और सोनिया थी और उनके साथ निदा थी। ये 3 लोग थे। तो हम ज्यादा खवातीन थी इसका मतलब। जी बिल्कुल, और ये भी एक बड़े ही हमारे लिए एजाज की बात है कि बहुत अच्छी बात, सारी लड़कियां थी और माशाल्लाह उन्होंने फिर अचीव भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, सबसे पहले हम ये जरूर यहाँ पर जानना चाह रहे हैं, दुनिया भर में देखते हैं कंपटीशंस ऐसे होते भी हैं, बाकायदा स्कूल्स भी हैं, इंस्टीट्यूट्स भी हैं शेफ्स को ट्रेन करने के लिए, उनको बाकायदा प्रोफेशनल तरबियत देने के लिए। पाकिस्तान में अब इसका रुझान बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी आप समझते हैं कि इतने स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं कि वो बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे सकें शेफ्स को? मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि रुझान अब बढ़ने लगा है। ये 10-15 सालों से जब टेलीविजन पे मीडिया पे आना शुरू हुआ, बट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म होटल मैनेजमेंट इज वर्किंग सिंस 1967। ये इदारा कराची पाकिस्तान में वाहिद इदारा है, पाइनियर इदारा है जो काम कर रहा है 1967 से। और अब चूंकि मिलना शुरू हुआ है, उसको रिकग्निशन मिलनी शुरू है, लोगों को नजर आना शुरू है कि ये भी एक स्टीरियोटाइप्स भी खत्म हुए ना। हाँ, लोग अब ज्यादा रुझान बढ़ रहा है। तो जब हम पढ़ते थे आज से 22 साल पहले, तो उस वक्त क्लास में 5-7 लोग स्टूडेंट्स होते थे। अब इनकी क्लास में 25 का बैच होता है, 28 का बैच होता है। तो पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट, लोगों को पता चल रहा है कि ये एक ऐसी फील्ड है जो कि नेशनल इंटरनेशनल फील्ड है। यस, क्योंकि पहले जब ये होता था कि अच्छा ये लड़के का काम नहीं है, लड़के तो नहीं ना खाना बनाते, तो ये कॉन्सेप्ट, अब ये सारे जितने भी नॉर्म्स हैं ये भी टूट रहे हैं साथ साथ। हाउ डिफिकल्ट वाज इट कि वहां पर जो जजेस को इम्प्रेस करना, जजेस के सामने जाना? आप तो कोच है, आपको तो तजुर्बा इतना है, आपका जो आपके स्टूडेंट्स है वो कितने शिवर शेक कर रहे थे कि यार क्या होगा, क्या डर हो रहा? मैं तो हर बात पे ना बस रोना आ जाता है मुझे। उस टाइम तो भूल गई, रोना भी भूल गई बस। मतलब आके ना सर पे खड़े हो जाते हैं, चेक कर रहे थे कि आप बस वो बोलते कुछ नहीं, पॉइंट नोट कर लेंगे अगर आपने कुछ गड़बड़ कर ली। और आपको एक्सप्रेशन भी कोई नहीं पता चलता होगा उनके चेहरे से, कुछ भी नहीं, वो मतलब एकदम नहीं होते हैं, पोकर फेस के होते हैं, मतलब एकदम, और बस पॉइंट नोट कर रहे होते हैं कि क्या मतलब हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग। कभी किसी ने आके सवाल किया वाइल कुकिंग और आपके मेंटर पास में हो और आके किसी से सवाल किया और आप काम गई हो? क्या सवाल था, क्या मोमेंट था? नहीं, ऐसा कोई सवाल वैसे हुआ नहीं, पर पास आके खड़े होते बस पॉइंट नोट कर। अच्छा ये बताएं, जो जिस कैटेगरी में आपने वहां पर अपनी जो कुकिंग की थी या जो भी आपने वहां पे रेसिपी तैयार की थी, वो क्या थी? क्या आपको टास्क मिला था और उसमें आपको टेंशन ज्यादा क्या थी कि क्या गलती पकड़ी जा सकती है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, बस सी फूड में था और बीफ में था। सी फूड में मैंने सैल्मन बनाई थी पोच करके, ऑयल के अंदर, फ्लेवर ऑयल था, और वहाँ पर ऐसा किसी और ने कुछ नहीं किया, ये हमारा ही फर्स्ट टाइम था। जज इस चीज को काफी नोट कर रहे थे, उनके लिए काफी यूनिक, मतलब नया लग रहा था उनको ये, क्योंकि टेस्ट का बड़ा डिफरेंस है। इधर मलेशिया थाईलैंड एरिया में वहाँ का और हमारा फूड बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ के भी क्या, मुझे पाकिस्तानी में कजन्स वगैरह होते, चलो बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी ये कौन सी बिरयानी है भाई मुझे? इनके राउंड में बेसिकली सब लोग या तो फिश को ग्रिल करते हैं या ओवन में पकाते हैं। मैं आपसे यही सवाल कर रहा था कि किन बुनियादों पर जज किया जाता है फिर? तो टेस्ट, टेक्सचर, उसकी कंपोजिशन, रेसिपी क्या है, प्रेजेंटेशन और टेस्ट ऑफ कोर्स, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आपकी प्लेट में 5 से 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, प्रोटीन, स्टार्च, वेजिटेबल्स, सॉस, गार्निश, अप्रोप्रिएट गार्निश होनी चाहिए, पोर्शन साइज कंप्लीट होना चाहिए। तो वो बिकॉज बिस्मा की जो रेसिपी थी चिकन की, फिश की, वो थी ऑयल जो इन्फ्यूज किया था हमने ऑरेंज के साथ, और उस ऑयल के अंदर पोच किया था हमने, कॉन्फी किया था एक्चुअली फिश को, हमने ग्रिल या पैन सेयर नहीं किया था। तो देवर लुकिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि ये लड़की क्या बना रही है। हाथ तो कांप रहे थे लड़की के, लेकिन क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम था, हो जाता है। अभी शी इज स्टिल अ स्टूडेंट, और वहां जाना, खड़े रहना, जैसे अभी आप लोग क्रिकेट की बात कर रहे थे, ग्राउंड में खड़े रहना, परफॉर्म करना, इट्स नॉट इजी। ये अभी तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, लेकिन इट्स नॉट इजी। मिसबा, यू और एनी अदर मेंबर ऑफ द टीम, कभी ऐसा हुआ कि हाथ कांप रहे हो और शेक कर रहे हो एंड यू सी हिम कि यार क्या करना है, क्या मतलब ऐसा कोई मोमेंट? ऊपर से शेफ भी होते हैं सामने, और फिर और ज्यादा हो रहा था कि सही करना है, अगर कुछ गलत किया शेफ का सामने से आता था, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन आते थे उनको देख के, तो और ही बंदा इतना उनसे डर नहीं लगा था शेफ से जितना शेफ से। यही मैं इस तरफ आ रहा था कि ये जो आपके कोच साथ
कि ज़ाहिर है इनके साथ तो यहाँ भी आपका टाइम गुजरता है, तो ये कितने सख्ती करते हैं कि नहीं ये चीजें ऐसे फॉलो करनी है, ये आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, खुल के बताएं कि कुछ नहीं कहेंगे करते हैं। और सब 2-3 मरतबा तो मतलब रो चुकी होंगी। सिखाएगा बेटा उसके एक राउंड, बिकॉज वो होता ना कि मुझे लोगों ने कहा भाई कि सर ये लड़कियां हैं, आप इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा लड़कियां आज मेहनत करेंगी तो कल को फिर मेडल्स लेके आएंगे, कल को आप ही का नाम जाएगा। तो इसके बीफ वाले राउंड में ना थोड़ा सा फिल्मी सीन हो गया क्या, तो वो क्योंकि जो हम यहाँ से देख सकते थे थोड़ा करीब से, तो फिर वो जब उन्होंने कहा कि नहीं लोग पीछे हो जाए बहुत रश हो गया, तो मैंने कहा कि अब तो मैं इसको कुछ नहीं एडवाइस कर सकता। मैं जाके पीछे बैठ गया, वो चेयर्स लगी हुई थी, मैं बैठ गया। अब मैं इसकी कुकिंग नहीं देख सकता था। तो फिर जब टाइम गुजर गया, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी ये पका भी रही है या खाली क्या कर रही है, क्योंकि मुझे नजर ही नहीं आ रहा। तो आखिर में जब 5-7 मिनट रह गया, उसने कहा विसल की लास्ट 5 मिनट्स, तो और इसने भी मेरी तरफ नहीं देखा, मैंने भी अल्लाह पे छोड़ दिया। फिर जब इसने मेरी तरफ देखा ना, मैंने इसको ऐसे इशारा किया, मैंने कहा रोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए ना, फर्स्ट टाइम है ना, प्लेट तोड़नी है ना चीजें गिरानी है, रोना नहीं है, जो हो सकता है वो आपने जो सिखाया है, जो 2-2.5 मिनट ट्रेनिंग की है उसको करो। एंड जब इसने प्लेट लगाई तो वो तो खैर अभी तो मैंने शेयर नहीं की पिक्चर, आप देखेंगे वो इतनी फिनेस के साथ वो प्लेट लगी, माशाल्लाह। इट वाज ऑस्ट्रेलियन बीफ टेंडरलॉइन विद रोस्टेड बटरनट स्कॉच प्योरे एंड रोस्टेड कैरेट्स थी विद कुस्कुस सैलेड ऑन टॉप। इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेट। अच्छा, लेकिन आपका फोकस क्या होता है उन 3 चीजों पे सिखाते हुए, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं आपके अराउंड, के वो 3 चीजें इन्होंने जिसके ऊपर इन्होंने फोकस करना है और उन 3 चीजों का साथ नहीं छोड़ना, आपका फोकस वो क्या होता है उन 3 बातों पर? आप जब भी किसी इस तरह के कॉम्पिटिशन में जाते हैं, उससे पहले आपने 3 चीजें जरूर करनी, टाइमिंग, एग्जैक्टली वो ज़हन में रखना है आपने, ज़हन में रखना है, एलिमेंट कोई मिस नहीं होना चाहिए और टेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन में अगर थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो इट्स ओके, वो टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज ना, टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। टाइमिंग्स में आप मार्क्स लूज करते हैं, और जो प्लेट की कॉम्पोजिशन है, एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए, प्लेट के अंदर उतरने चाहिए, वो बहुत जरूरी है ये तीनों चीजें। अगर ये पूरी नहीं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वैसे। अच्छा, थोड़ा सा अब बिस्मा मुझे ये बताएं कि जो बाकी टीम्स थी वो कहाँ से थी, और उनको देख के कितना लगता है ना कि डर लग रहा होता है, यार ये तो बड़े ये भी प्रैक्टिस करके आए होंगे। तो कितनी टीम्स थी आपके जो आपको कम्पीट कर रही थी वहाँ पे? अच्छा, वहाँ पे सुबह से शुरू हो जाता है, नंबर्स अलॉट हुए होते हैं, उसमें हमारे कोरियंस भी थे, मुख्तलिफ स्लॉट्स, जापानीज, थाईलैंड, इंडोनेशियन सारे लोग थे। तो जिसका नंबर आता जाता है, 45 मिनट्स का राउंड होता है, 15 मिनट्स की ब्रेक, फिर नेक्स्ट राउंड, फिर नेक्स्ट राउंड, फिर नेक्स्ट राउंड। अच्छा, नाउ आपकी टीम ऑफ 5 थी और 3 माशाल्लाह आपके स्टूडेंट्स थे। मैं बिस्मा से पूछना चाहूंगी कि जब ऑब्वियसली आपने कहा कि डिफरेंट बताया सर ने कि अलग अलग टाइम्स पे सब लोग आते हैं और मुकाबला करते हैं, जो आपके और मेंबर्स थे उनके नाम साथ साथ बताइएगा कि किसका क्या था नर्वसनेस का, और जब उन्होंने जीता तो क्या लगा, क्योंकि बता रहे थे कि आप हैं जिसने जो है ब्रॉन्ज भी जीता है और डिप्लोमा भी जीता है माशाल्लाह से। सो कैसा रहा उनका, उनकी डिशेस कैसी थी, या और जितने भी मुकाबला करने वाले थे उनकी डिशेस को देखने का मौका मिला? हाँ, सबकी प्लेट्स देखी थी, और मतलब जो हमारे साथ मतलब जो गए थे हम लोग टीम मेंबर थे हमारे, काफ़ी अच्छा था। बस थोड़ा सा एक जो हमारी टीम मेंबर थी थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा उनका हो गया था। अच्छा। बाकी सबने अच्छे से हैंडल किया। पूरी टीम आपकी एक साथ कर रही होती है जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं आप? प्रिपरेशन एक साथ करते हैं बट राउंड्स अलग अलग टाइम में, वो सोलो ही वो सोलो राउंड्स होते हैं, बिकॉज़ हमने इंडिविजुअल कैटेगरी में ही रजिस्टर कराया था। गए एज अ टीम थे लेकिन इंडिविजुअल कैटेगरी में हमने। नाउ अब बात करते हैं अब आगे की, कि आगे कौन से कॉम्पिटिशंस में जाने का प्लान है, क्योंकि एक दफा ना जरा हिम्मत आ जाती है इंसान को, कहते हैं कि चलो अब नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं इनके अपने स्टूडेंट्स के साथ लेकर, क्या प्लान्स हैं इन स्टूडेंट्स के, क्या प्लान्स हैं? अच्छा, अभी हम जैसे ही वापस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद हमने प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, बिकॉज वंस वी हैव बिल्ड द टीम, तो अब हमने टीम को एक्सपैंड करना है। एक तो हमने मेंबर्स अपने टीम के स्किल्ड लोग बुलाने हैं, उनको फिल्टर करना है, उनको ट्रेन करना है। मैं टारगेट कर रहा हूँ 4 इवेंट्स को, चाइना, आयरलैंड, कतर एंड दुबई नेक्स्ट ईयर के लिए इंशाल्लाह ताला। तो बट अभी हमने इससे बहुत कुछ सीखा है कि हमें ट्रेनिंग पहले से स्टार्ट करनी है, सब चीज़ें टाइमिंग हर चीज़ करनी है। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरा टारगेट है, और ये टारगेट पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला ग्लोबल चैलेंजेस मेरा। आखिर में छोटा सा मैसेज उन तमाम नौजवानों को जो कि शेफ बनना चाहते हैं या ऐसे इंस्टीट्यूट्स की तलाश में है कि वो शेफ बनने के लिए उनके लिए आसान हो जाए सब कुछ। अच्छा, मैं तो इंस्टीट्यूट्स का तो नहीं बता सकता, जिसमें इस इदारे में मैं खुद पढ़ा हूँ और यहाँ आज पढ़ा भी रहा हूँ और टीम भी चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म होटल मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द पायनियर इदारास। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या जहाँ भी काम करते हैं, आप अगर प्रोफेशनल शेफ बनना चाहते हैं तो प्लीज़
इनिशियल कैरियर में अपने आप को सोशल मीडिया में इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना करें। मैं हमेशा इनको भी यही बताता हूं, आप इतना अच्छा काम करें कि चैनल और खुद आपको बुलाएं और आपकी तस्वीरें भी खींचें और आपको प्रमोशन भी दें। आप ऐसा काम करें कि लोग आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी पोस्ट लगाने की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लोग आपके काम को अप्रिशिएट करें। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शादेब और माया को दीजिए कल तक लिया अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।